अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद से गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37, जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 50 से 70% तक रहेगा। आइंदा 24 घंटों के अंदर कोई भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की नवीद नहीं सुनाई जा रही। मौसम कदरे खुश्क और गर्म रहेगा शहर फैसलाबाद का। शहरी इस हवाले से कुछ परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि आंख मचोली, कभी बादल आगोश में शहर फैसलाबाद को ले लेते हैं और कभी नहीं लेते। गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। सर्दी आखिर कब आएगी, किसी को इस बात का इल्म नहीं। अलबत्ता गुज़श्ता दिनों में महकमा मौसमियात का यह कहना था कि बतदरीज जो इजाफा हो रहा था दर्जा हरारत के अंदर वो कम होना शुरू हो गया है और आने वाले चंद दिनों के अंदर मौसम तब्दील होता नजर आएगा। रात के औकात में ठंडी हवाओं ने शहर फैसलाबाद को आगोश में ले लेती हैं, जिसके बाद मौसम किसी हद तक चेंज नजर आता है। लेकिन जैसे ही सूरज चढ़ के आंखें दिखाना शुरू करता है तो यूं महसूस होता है कि गर्मी जाने की बजाय वापस आने का नाम ले रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर दर्जा हरारत मजीद कम होता है या नहीं, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। जनाब, इसके अलावा शहर फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें तो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट के हवाले से एसी सिटी इस हवाले से एक्टिव नजर आते हैं। डीसी फैसलाबाद के अहकामात के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर खासतौर पर फैसलाबाद शहर के अंदर जितनी भी सरकारी अराजी है उसको वगजार करवाया जा रहा है और वहां पे जितनी भी तजावजात थी उनको गिराया जा रहा है और गिराने के बाद ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जा रहा है, सरकारी प्लॉट्स को बहाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ऐसी जगहें जहां पे कभी गलियां हुआ करती थी, घंटाघर के 8 बाजारों की खासतौर पे मैं बात करूं तो वहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है। जामिया गली हो, गुरुद्वारा गली हो या फिर इसके साथ साथ मंदिर गली हो, तमाम की तमाम जो है वो इंतजामिया की नजर में आ चुकी हैं। लेकिन मसला जो पेश आ रहा है वो वहां पे ये है कि इंतजामिया के पास जितने भी ताजिर इकट्ठे होकर जा रहे हैं उनका कहना है कि उनके पास रजिस्ट्रियां मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर एसी सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी का यह कहना था कि अगर वो रजिस्ट्रियां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से दर्ज की गई हैं और उनकी रजिस्ट्रियां हैं तो उसको माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी अफसरान या महकमे की तरफ से कोई रजिस्ट्री दी गई है या महकमा औकाफ की जगह पर किसी का कब्जा है, चाहे वो किराया भी दे रहा हो, तो उसको गिरा दिया जाएगा। ताजर इस हवाले से काफी परेशान नजर आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शहर फैसलाबाद को सरसब्जो शादाब बनाने के साथ साथ इंक्रोचमेंट से भी पाक कर दिया जाएगा। और हम दरख्वास्त भी करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ घंटाघर के 8 बाजार ही नहीं, इसके इर्द गिर्द गुलाम अहमदाबाद और दीगर इलाके जो हैं वहां पे जो इंक्रोचमेंट है उनको भी क्लियर करवाया जाए। तो उम्मीद करते हैं ये जो आने वाले दिन होंगे फैसलाबाद इन दिनों के अंदर जो है वो तजावजात से पाक होगा। हमारे चिल्ड्रन अस्पताल की जनाब बात करते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर पंजाब का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और फैसलाबाद ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके गिरदोनवा के इलाका और दूसरे शहरों से भी बहुत सारे लोग यहां पे आके मुस्तफीद होते हैं और बच्चों के लिए खास तौर पे जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए काम किया जाता है। 25 स्पेशलिटीज हैं जिनके लिए डॉक्टर्स दिन रात वहां पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो कि न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको जो डिजीजेज होती हैं उनके लिए खासतौर पे इलाज मुआवजा उनका वहां पे किया जाता है। बच्चों के लिए जो डायलिसिस मशीनें थी उनके लिए काफी कमी देखने को मिल रही थी शहर फैसलाबाद के अंदर, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और वहां पे इस वक्त बहुत सारी बच्चों की डायलिसिस मशीनें और इसके साथ साथ दीगर स्पेशलिटी जिनके अंदर न्यूरो फिजिशियन है, वहां पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं। तो आज हमने उन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स को अपने शो के अंदर मदऊ कर रखा है। हमारे साथ डॉक्टर इरम मौजूद हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और उनके साथ साथ डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है जो कि ऑर्थोपेडिक्स हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर इरम से बात कर ली जाए। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर खासकर आपके डिपार्टमेंट में कितने बच्चे आ रहे हैं इलाज मुआवजा के लिए, क्योंकि ये पंजाब का बड़ा तरीन हॉस्पिटल तस्वुर किया जाता है और बहुत सारे दूसरे शहरों से भी बच्चे यहां पे आके इलाज मुआवजा करवाते हैं, खासकर जंग, चुनियो, टोबा और इस तरह के गिरदोनवा के जो इलाका है, क्योंकि वहां पे बच्चों के लिए अस्पताल नहीं है। तो बच्चों की बीमारियों की जब बात आती है तो वो रुख करते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, हमारे पास जो हमारा ओपीडी है 4 डेज अ वीक हमारा ओपीडी है, मतलब उसमें है पीर, मंगल, जुमेरात और जुमा, और उसमें पर डे का ओपीडी जो है हमारा वो 150 to 200 है और पर मंथ का अगर हम हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 2500 से 3000 पर मंथ का ओपीडी है। और ये ड्रेन करता है फैसलाबाद को, गिरदोनवा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनको,
और दूर दराज के इलाके जैसे लैया, भक्कर, खुशाब और इवन चित्राल से हमारे पास मरीज आते हैं। चित्राल तक से मरीज आपके पास रेफर होते हैं। बिल्कुल। किस तरह की बीमारियां होती हैं उन बच्चों की जो कि वहां पे इलाज नहीं हो पाता और इधर का रुख करना पड़ता है उनको? ज्यादा जो कॉमन है वो है झटकों, दौरों की बीमारियां, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त मिर्गी है और फेब्राइल फिट्स है, जिनको बुखारी झटके भी कहते हैं। अच्छा मैडम, इस हवाले से मैं लाजमी आपसे पूछना चाहूंगा, ये कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है कि मिर्गी के जो मरीज होते हैं अगर उनको रस्ते के अंदर मिर्गी पड़ जाए तो वो चमड़े का जूता उनको स्मेल करवाते हैं, उससे उसका कोई लिंक होता है या नहीं होता? ये बिल्कुल जो है जाहलाना सोच है, जाहलाना सोच भी नहीं है। और अक्सर औकात रोड के ऊपर ये देखा जाता है, अगर किसी को मुर्गी का दौरा पड़ता है तो वहां हर एक की यही कोशिश होती है इसे चमड़ा सुंघा दिया जाए, इससे ये ठीक हो जाएगा। इस हवाले से अवेयरनेस दें कि अगर किसी शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ता है, रोड पे भी चलते हुए पड़ जाता है किसी को, तो उसके लिए सबसे पहले क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए हमें? उसका ये कि सीन सेफ्टी जो है वो सबसे पहला कदम होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसके गिर्द जो भी नुकसानदेह चीजें हैं या शार्प चीजें जिससे जो पेशेंट की हेड इंजरी होने के चांसेस हैं उनको हटाया जाए। इसके अलावा जो उसके गर्दन के जो बटन है या कोई तावीज गले में डाले हुए हैं उनको लूज कर दिया जाए और उसके मुंह से जो लुआब निकलता है या थूक निकलता है ज़ुरान, उसको साफ किया जाए और जो है उसके मुंह में कोई चीज ना डाली जाए, ना उसको कोई जूता सुंघाया जाए, ठीक है। और उसके गिर्द जो हजूम है उसको भी आप अवॉइड करें, उसको खुली हवादार जगह पर रखें और उसको एक बाएं करवट पे लेटा दें। ठीक है। और इसके अलावा अगर बच्चों की खास तौर पे बात की जाए तो कौन से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बच्चों की जो कि आप डील करती हैं, और ज्यादातर पेशेंट्स पंजाब के अंदर कौन से ऐसे हैं जो कि बच्चों के अंदर ज्यादा बीमारियां पाई जाती हैं? हमारे पास मुख्तलिफ दिमागी अमराज, असाबी अमराज और पट्ठों के अमराज के बच्चे आते हैं, जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि दौरों झटकों के मरीज आते हैं। इसके अलावा फालिज बहुत कॉमन है बच्चों में, स्ट्रोक जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल डिले के बच्चे हैं जिसमें जहनी और जिस्मानी नशोनुमा जो है उसमें ताखीर होती है, या फिर जो बच्चे हैं उन्होंने पहले इब्तदाई जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो एक खास हद तक अचीव कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता उनमें न्यूरो डिजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है और जो है वो जो सारे माइलस्टोन अचीव किए होते हैं उन्होंने, जैसे चलना शुरू किया होता है, चलना छोड़ जाते हैं, बैठना छोड़ जाते हैं, बातें करना छोड़ जाते हैं, सुनना छोड़ जाते हैं, नजर आना उनको बंद हो जाता है, उनकी जो कॉग्निशन है, समझबूझ है, नहीं कलर ब्लाइंडनेस एक अलग चीज है, ब्लाइंडनेस हो जाती है उनमें। अच्छा मैडम, एक चीज देखने को मिलती है, बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा ज्यादा खेल कूद नहीं करता, गुमसुम रहता है और ज्यादा बोलता नहीं है और इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसे कोई चीज बताएं तो समझ नहीं आती। ये शुरुआती डेवलपिंग स्टेजेस के ऊपर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है? ये डाइट की वजह से होती है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स उन बच्चों के अंदर मौजूद होती है जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर करते हैं वो? ये मोस्टली मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, इसमें माहौलियाती अवामल भी असरअंदाज होते हैं और जेनेटिक्स भी इसमें असरअंदाज होती है। तो आप इसे डील कैसे करते हैं? उसमें यह कि हम पेरेंट्स से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, कि पेरेंट्स से हम पूछते हैं कि बच्चा जो है वो अपने पीयर्स यानी कि अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके बहन भाई, कजन या उनके हम उम्र के जो बाकी बच्चे हैं उनके मुताबिक उसके जो माइलस्टोन है वो नॉर्मल है कि नहीं है और इनका सोशल इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ कैसा है और उसका रवैया कैसा है। ठीक है, उनका आपने हिस्ट्री ले ली, उसके बाद एग्जामिनेशन हम करते हैं उसका और कुछ मखसूस टेस्ट किए जाते हैं उनके, जिसमें ब्लड टेस्ट भी हैं, दिमाग के टेस्ट भी हैं, EEG भी है। फिर उसके मुताबिक हम अब एक डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं और उसके मुताबिक ही उसकी फिर इलाज किया जाता है। मोस्ट कॉमन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप डिटेक्ट करते हैं टेस्ट के अंदर? देखिए वो मुख्तलिफ होती हैं। अब ये कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और उसके एग्जामिनेशन और अकॉर्डिंग टू उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो डायग्नोसिस बनता है उसके मुताबिक फिर हम पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को उनके गाइड करते हैं। उसी के मुताबिक मतलब की या जिस चीज की उसके अंदर कमी है उसके मुताबिक सप्लीमेंट्स फिर देना शुरू कर दिए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो हेल्दी रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है उसकी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी होती हैं जिसमें फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ये सारी चीजें जो है ना वो सारे मिलके उसकी ट्रीटमेंट होती है, सिर्फ मेडिसिन से नहीं बाकी चीजों से भी। हमारे साथ जी डॉक्टर आयशा साहिबा भी मौजूद हैं और ऑर्थोपेडिक्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। बहुत सारे बच्चों में जो खास तौर पे जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके अंदर पांव का टेढ़ा होना या फिर रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना जो है वो काफी कॉमनली पाया जाता है। उसको फिर ट्रीट जो है खास तौर पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है, खासकर वहां पे मशीनरीज और वो इक्विपमेंट्स, वो एनवायरनमेंट मौजूद है जिसके अंदर बच्चे को अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहिबा से इस हवाले से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स हैं जिनके अंदर इस तरह का मर्ज जो है वो देखने को मिलता है? पांव टेढ़े होते हैं अक्सर बच्चों के, कमर की हड्डी का बहुत प्रॉब्लम आता है कि हड्डी टेढ़ी होती है, फिर उनके टूल्स लगा के उनको सीधा किया जाता है,
क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको वहां पे फेस करनी पड़ती है? कितने रोजाना के बच्चे आपके डिपार्टमेंट में ठीक होने के लिए आते हैं? थैंक यू आपके इनविटेशन का। ये जो क्लब फुट जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, बताइशी बच्चे का टेढ़ा पाँव जो होता है, ये काफी कॉमन मसला है। 1000 में से एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें ये मसला देखा जाता है। इसके साथ साथ जो एक अनदर जो कॉमन डिफॉर्मिटी है बच्चों में, वो है पैदाइशी तौर पे बच्चों का चूकला निकला हुआ होता है। तो ये अगर देखा जाए, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बिल्कुल 1-2 माह के होते हैं, उस जमाने में इसका इलाज बहुत सिंपल है। उसका इलाज जिसका पैदाइशी टेढ़े पाँव हैं, वो हमारे पास रेगुलरली छोटे बच्चे आते हैं। अब तो अवाम में उसकी काफी अवेयरनेस है, तो हफ्तावार उनको प्लस्तर लगते हैं और विद इन 5 to 7 कास्ट बच्चों का पाँव मुकम्मल तौर पर सीधा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा हमें एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है जो कि आखिरी स्टेज में कास्टिंग में किया जाता है, और बच्चे का पाँव बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है कि अवाम को ये पता हो कि ये आप बिल्कुल सिंपल इलाज से जो पैदाइशी टेढ़ा पाँव है उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी कोई वजह नहीं होती ज्यादातर ये जो टेढ़ापन है, क्योंकि जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिथ्स हैं और हम तोहमात और इन चीजों पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी वो मिर्गी के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था कि चमड़ा सुंघाने का रिवाज इस कदर आम हो चुका है कि हर शख्स के जहन में बैठा है कि जो भी मिर्गी का मर्ज है उसको दौरा पड़ता है तो चमड़ा सुंघाए वो। हाँ जी, तो इसी तरह जो माएँ होती हैं जिनके ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उनको बहुत ज्यादा ब्लेम शेम की जाती है। उनको कहा जाता है कि मे बी उनके अंदर कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं। लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्लेम माँ को नहीं इस हवाले से देना चाहिए, ना माँ को ना बाप को। जी, एक जेनेटिक फिनोमेना है जो कि एनवायरमेंटल, मतलब कि उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये चीज हो जाती है। तो अगर ये चीज हो जाती है तो उसमें एकदम बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि होता ये कि जब वो एकदम पैनिक करते हैं, वो जराओं के पास चले जाते हैं, क्वैक्स के पास चले जाते हैं, वो फिर गलत मलत पट्टियां करते हैं बच्चों को, उनका कीमती टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो शुरू के कुछ वीक्स होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। हम जितनी जल्दी कास्टिंग शुरू करेंगे उतना बेहतर नॉर्मल प्लांटीग्रेड फुट हम अचीव कर सकते हैं। तो बात यह कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और बहुत सारे इधर डिस्ट्रिक्ट में भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी बीमारी है जिसका सिंपल सा इलाज है। लेकिन यूं ही ये बीमारी कॉम्प्लेक्स होती जाती है एज के साथ। जैसे हमने देखा है कि 17-18 साल के बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं जिनका पाँव कभी ठीक ही नहीं हुआ, मतलब कि वो निगलेक्ट हो गए या वो गए। कंसेप्ट एक जेन में बिठा लिया गया ना कि ये अब है और सारी तो उम्र ऐसे नहीं होना, बिल्कुल। और कंसर्न ही नहीं किसी डॉक्टर से किया जाता। अगर अर्ली स्टेजेस पे कंसर्न कर लिया जाए, सिर्फ एक बार किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाके पूछ लिया जाए तो वो आपको इसका हल बता सकता है और बच्चे की जिंदगी संवर सकती है। बिल्कुल, मतलब कि एक नॉर्मल बच्चा, क्योंकि वो बच्चा है जिसका नॉर्मल IQ है, उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन है, तो वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जो है गुजार सकता है। दूसरी आपने बात की थी कि हड्डी के टेढ़ेपन, रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है उसको कहा जाता है आम जुबान, जो हमारी जुबान है उसमें हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। जी, तो स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम डेफिनेटली बच्चों में बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हमारा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी शुरू नहीं हुई। जी, अभी हम उसकी तरफ जाएंगे जब इंशाल्लाह फेज 2 चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि उसके लिए जो है हमें और ज्यादा इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। जस्ट लाइक कौन से इक्विपमेंट्स, कैसा एनवायरनमेंट। जी, क्योंकि मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अभी बेसिकली हमारे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का फेज 1 है, जिसमें आपने जैसे बताया कि 25-26 स्पेशलिटीज काम कर रही हैं। तो जब हमारे पास एक प्रॉपर जो है न्यूरो मॉनिटरिंग एक सिस्टम होता है कि जब हम कमर की हड्डियों का ऑपरेशन करते हैं तो अगर हमारे पास वो न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम बच्चे को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान दे देंगे। बिल्कुल, आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ हो जाएगा। हाँ जी, और अगर ये ऐसी चीजें होती हैं कि एक भी गलत वेन आपसे दब गई, हाँ जी, तो बच्चा पैरालाइज हो सकता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि वहां से ट्रिगर होंगी। जी, तो इसलिए आपको न्यूरो मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम की। तो वो उसके साथ डेफिनेटली फिर लोगों को भी ट्रेन करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह वो फ्यूचर प्लान में है। हमारा जब फेज 2 तैयार होगा तो हम वो सर्विसेज भी देंगे। लेकिन अभी कैसे ट्रीट करते हैं? अभी हम जो है ज्यादातर ब्रेसिंग और कंजर्वेटिव मेजर्स है।
जो थोड़े बहुत रीढ़ की हड्डी के मसले हैं वो तो हल हो जाते हैं, लेकिन बाकी ब्रेसिंग वगैरह करते हैं और फिर हम हायर सेंटर्स में उनको रेफर कर देते हैं। अच्छा, सेकेंडली मैं आपको जो बताना चाह रही थी कि वो जो पैदाइशी चूकला जो निकला होता है बच्चों का, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो मुझे यकीन के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि मेरे पास एक कपल आया, दोनों पीड्स मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, और उनकी बच्ची, उनको पता चला कि उनकी बच्ची का चूकला निकला हुआ है, जो कि पैदाइशी तौर पे निकला होता है जब वो चलना शुरू हुई, यानी कि तकरीबन 2 साल की उम्र में। फिर पता चला? जी, उनको तब पता चला, तो फिर डेफिनेटली हमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा उस बच्चे के लिए। लेकिन जब ये प्रॉब्लम एट बर्थ पता चलता है, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है, और हम एक छोटा सा टेस्ट है जो मैंने सिर्फ क्लिनिक में परफॉर्म करना है, और वो टेस्ट अगर बच्चे का पॉजिटिव आ जाता है, फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और साथ ही हमें पता चल जाता है। तो हमने एक आम सी बेल्ट है वो पहनानी होती है खास किस्म की, और वो कुछ मखसूस पीरियड के लिए बच्चे पहनते हैं, और उनका हिप वापस अपनी जगह पे आ जाता है। होता है वो लोकेट हो जाता है, वो लोकेट हो जाता है, और उससे बच्चा नॉर्मली नॉर्मल बच्चा होगा, उसकी टांग में छोटापन नहीं आएगा, उसकी गेट नॉर्मल होगी। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर अनडिटेक्टेड चला जाएगा, जो कि विच इज वेरी कॉमन। चलें जी, इसके हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर एम साहिबा भी मौजूद हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और मजीद गुफ्तगू उन्हीं के साथ करते हैं। मैडम, एक मिसकंसेप्शन हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है, ऐसे बच्चे जो पैरालाइज हो जाते हैं, माओ का ये कहना होता है और बड़ों का, बुजुर्गों का ये कहना होता है कि जब सूरज ग्रहण लगे तो उसे जमीन में दबा दिया जाए या रेत में दबा दिया जाए, उससे इनके ठीक होने के चांसेस होते हैं। इस हवाले से थोड़ा गाइड करें। जी, ये बिल्कुल फरसूदा ख्यालात है, ऐसा हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब माओ को ये एहसास हो या वो महसूस करें कि बच्चा पैरालाइज है, वो सही तरह से नहीं चल पा रहा, या उसके चलने में दुश्वारी है, या फिर बैठकर उठने में दुश्वारी है, या वो जल्दी थक जाता है, या अपने रोज़मर्रा के काम वो आसानी से नहीं कर सकता, तो उसको फ़ौरन चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, ताकि बर वक्त तशख़ीस हो सके और बर वक्त इलाज हो सके, जैसा कि डॉक्टर आयशा ने कहा, ताकि लेटर ऑन जो पेचीदगी है उनसे बचा जाए। ठीक है मैडम, इस हवाले से भी बताइएगा कि बच्चों के, आपका कहना था कि असाब कमज़ोर होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनिशिएट होती हैं। ये असाब कमज़ोर क्यों होते हैं? जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होती है, या बच्चों की कोई और किस्म से निगहदाश्त जो है उस तरीके से नहीं की जाती, जिसकी वजह से उनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं? डाइट का अमल दखल होता है? जी जी, बिल्कुल डाइट का भी होता है। देखिए, बच्चे की जो नशोनुमा है वो हमल के दौरान ही शुरू हो जाती है, तो माँ की सेहत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेहतमंद बच्चे के लिए। तो माओं को चाहिए कि हमल के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके बाद माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं, और ये रिसर्च ने साबित किया है कि जो बच्चे जो है वो माओं का दूध पीते हैं, उनका IQ ज्यादा शार्प होता है। आजकल मदर फीडिंग से बच्चे बहुत दूर लेके जाए जा रहे हैं, और इतने ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं कि बच्चे अब दूध पीते ही उसका है, और इसमें कुछ टेस्ट डेवलपिंग भी सिस्टम होता है कि जब बच्चे को उस जो डिब्बे का दूध है उसकी आदत हो जाए तो मदर फीडिंग बिल्कुल छोड़ देता है, और उससे अल्टीमेटली नुकसान होता है। मदर फीडिंग से आपके बच्चे को जितनी नशोनुमा उनकी अच्छी होती है और जिस तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो नहीं मिल पाते। इस हवाले से थोड़ी आगाही दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो माँ का दूध है वो बहुत भरपूर सेहत है, और जो बच्चों के लिए, नशोनुमा के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके अंदर वो सारी भरपूर मिकदार में पाई जाती, जो कि डब्बे के दूध में नहीं पाई जाती, खासतौर पर जहनी सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कि जो बाकी जो फार्मूला फीडिंग है उसको आप डिस्करेज करना चाहिए। माओं को हमल के दौरान ही ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत से आगाह करना चाहिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं हमारे मुआशरे के अंदर इसके हवाले से कुछ सेमिनार्स भी होने चाहिए, और मेरे ख्याल सेमिनार से हटके जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं स्पेशली, जब बच्चे को चेकअप करवाने के लिए हमल के दौरान खवातीन जाती हैं, तो उनको इस हवाले से एक उनका चेकअप करने के बाद एक छोटा सा अगर 2 से 3 मिनट का सेशन दे दें, उनको अवेयरनेस दे दें कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो इस तरह से आपका बच्चा जो है वो बेहतर नशोनुमा पाएगा, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। खासकर ऐसी खवातीन जो कि देहात से जिनका ताल्लुक होता है, उनको इस हवाले से ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो होती हैं, अगर उनको ये अवेयरनेस देना शुरू कर दें तो वन बाय वन आप बहुत सारी मदर्स जो हैं उनको इस हवाले से अवेयरनेस दे सकती हैं, और आने वाले वक्त के अंदर वो बहुत मुफीद साबित हो सकता है।
बिल्कुल उनको प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स करानी चाहिए। कुछ जो माएँ हैं वो अपना दूध पिलाना तो चाहती हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं आता, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। खासतौर पे इब्तदाई दिनों में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अगर बच्चे को जो निपल की आदत पड़ जाए, जो कि निस्बतन आसान होता है मदर फीड से, तो फिर वो बच्चे जो है वो माँ का दूध नहीं पीते। तो इसके लिए जो है सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है माओं को भी और डॉक्टर्स को भी। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आयशा साहबा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों की हड्डियां बाजुकात कमजोर होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, या इसके पीछे कोई और प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। सबसे ज़्यादा जैसे आपने बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे कॉमन जो कॉज है वो है न्यूट्रिशनल, कि ग़िज़ा में विटामिन डी की सही क्वांटिटी का ना होना। क्योंकि विटामिन डी का जो सबसे ग़िज़ा भी, और प्लस हमारा सेकेंड आ जाता है लाइफस्टाइल। अगर आप देखें लाइफस्टाइल जो है ना बहुत ज़्यादा इंडोर हो गया है। बच्चों को भी आप देखें तो वो इंडोर गेम्स खेलना प्रेफर करते हैं रादर देन गोइंग आउटसाइड। तो एक लिहाज से एक हमारा मुल्क, आपने शुरू में बड़ा अच्छा मौसम का इंट्रोडक्शन दिया कि गर्मी जा ही नहीं रही, तो जिस मुल्क में 8 से 9 महीने बल्कि 10 महीने कहना चाहिए गर्मी रहती है, अगर उस महीने उस मुल्क के अंदर भी बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है इस लिहाज से कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अगर सबसे जो यूजफुल लाइट होती है जिससे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बनती है, वो बेसिकली मॉर्निंग की है, यानी कि सुबह सवेरे जो फजर के टाइम के बाद का घंटा होता है, और फिर मगरिब के अराउंड। तो अमूमन बच्चों की रूटीन भी ऐसी होनी चाहिए कि उनको मगरिब के अराउंड या मॉर्निंग वॉक पे उनको बाहर निकाला जाए, वो गेम्स खेलें। दूसरा थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा स्किन एक्सपोजर ज्यादा हो। ये हमारा जनरली डेफिनेटली खवातीन का तो है ही कि वो अपने आप को ज्यादा कवर अप रखती हैं या बाहर जाती हैं तो और ज्यादा चादरों के अंदर होती हैं। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी, और घरों के अंदर बिकॉज वो गलियों में घर हैं, नैरो घर हैं, उनमें सनलाइट नहीं पहुंच रही, तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि अवाम को ना एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो लेने की कोशिश करें। और अब तो खैर गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड अब ऑयल्स आते हैं, मिल्क्स आते हैं, तो वो इस्तेमाल करके भी ये कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन जैसे आपने इंडिकेट किया, अगर जो बच्चों का 2 से 5 इयर्स यानी कि प्री स्कूल गोइंग एजेस जो होती हैं उसके अंदर अगर उनकी विटामिन डी की क्वांटिटी उनको सही नहीं मिलेगी, देन दे वोंट अचीव देयर प्रॉपर हाइट एंड वेट। तो इसीलिए आपने देखा है कि अब पॉपुलेशन जनरली स्मॉलर हाइट्स की तरफ जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल नहीं है। एशिया को प्रोटीन सिक एरिया बोला जाता था क्योंकि यहाँ के बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं मिल पाती थी, आयरन फोर्टिफाइड डाइट नहीं मिल पाती थी, जिंक फोर्टिफाइड डाइट नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से हाइट इनकी छोटी रह गई। तो अगर हम ये फिनोमिना जो है इसे चेंज करें और डाइट को बेहतर करें, मेरे ख्याल ये जेनेटिक्स में जो पेनिट्रेट कर चुका है हाइट का मामला, ये काफी हद तक बेहतर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप क्या कहती हैं इस हवाले से, हाइट को बेहतर करने के लिए बच्चों की हमें क्या करना चाहिए? ये जो मैंने आपको ज्यादा इंडिकेट किया लाइफस्टाइल है मेनली, स्पोर्ट्स स्पेशली। अब मैंने ये देखा है कि देखें 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो खवातीन है, और उसी तनासब से बच्चे हैं, ठीक है ना, 50% गर्ल्स हैं। अब उन गर्ल्स के लिए हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है कि उन गर्ल्स के लिए जब वो अपनी टीन एज लाइफ में पहुंचती हैं, जब उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्पर्ट आना होता है, उस जमाने में उनके लिए कोई गेम्स नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है। ठीक है, अगर हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता कि बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे प्ले ग्राउंड्स में जाएं, देन हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब माँ बाप जो है वो अगर उनको इतनी इनसिक्योरिटी फील होगी तो वो क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को बाहर? मतलब कि बॉयज के लिए भी अप्लाई करता है, तो इसलिए ग्राउंड जब आप खुद फैसलाबाद में देख लें, बहुत आपको इक्का दुक्का कोई ग्राउंड्स नजर आते हैं। इवन स्कूल्स जो हैं, अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स को ऐसे बनने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ एक तरह की कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स हैं, देयर आर नो प्ले ग्राउंड्स, और इतना कॉम्पिटिशन आ गया कि आधे मार्क्स की वजह से बच्चे जो है टेंशन के अंदर होते हैं कि वो खेलना पसंद भी नहीं करते। अब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें बच्चों को इस मामला से जो है वो थोड़ा दूर रखने की जरूरत है, उनका ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत है। और आजकल माहौल ये पैदा हो चुका है कि बच्चे खासकर टैब लेते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। एक वक्त था
बच्चों को माएँ जो हैं वो बाहर से गली से पकड़ के लाती थी कि घर भी बैठ जाए करो, और अब धक्के दे रही होती हैं कि बाहर भी जाके खुदारा खेल लो, ताकि थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल इस लिहाज से भी, और उसका ये भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपने कहा ना कि बच्चों को बाहर भेजें, तो उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उसको मोटर बाइक दे के भेज दें कि जाओ भाई जाके एक्टिविटीज, हाँ, मतलब कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं वो मॉनिटर्ड हो, आपको इंफॉर्मेशन हो कि बच्चा कहाँ जा रहा है, सेकेंडली ये हो कि सेफ हो। आप अगर बच्चों को उनकी एज से पहले, यहाँ पे इतना कॉमन है, हमारे पास इतने बच्चे फ्रैक्चर करा के आते हैं, 11-12 साल का बच्चा जिसके पीछे अमूमन उसकी माँ बैठी होती है कि वो जाते हैं और बाइक चलाते हैं, और आप फैसलाबाद की रोड्स देख लें कि कितनी बिजी रोड्स हैं, और इतने मतलब कि उसके ऊपर रिक्शे भी चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप इस पे अवेयरनेस दें जरा उन माओं को, जो कि अपने 10-11 साल के बच्चे के पीछे बैठ के जो है बाइक पे सफर करते हैं। हम आपकी पुलिस रिपोर्ट कराएंगे क्योंकि आप हमारे पास आए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो इसको इतना ज्यादा मजाक में लेते हैं, वो इसको सीरियस भी नहीं लेते। वो कहते हैं कि खैर बच्चा है, इसका फ्रैक्चर हो गया, अब खुदा ना खास्ता बच्चे की जान चली जाए, उसकी हेड इंजरी हो जाए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाए जो ठीक ना हो पाए, तो वो तो सारी उम्र के लिए बेचारा अपाहज हो जाएगा, एक छोटी सी माँ की या बड़े की गलती की वजह से। आपको एक तो पहली बात ये है कि जो भी बाइक है, कार है, उसकी कीज एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, जैसे फायर आर्म्स है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई गन है, कोई चाकू है, ऐसी कोई चीज है, या फॉर इंस्टेंस कोई केमिकल्स पड़े हैं, ब्लीच, वो सब चीजें जो ना सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की तरफ हमारे मुल्क में बहुत कम ध्यान है। हम ज्यादा ये कहते हैं कि अच्छा ठीक हो, जब हमारे पास अमूमन मरीज आते हैं तो वो हमें कहते हैं ये हमें हुआ क्यों, मतलब कि ऐसे वो हमें कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर का या हॉस्पिटल का कसूर है कि जिसकी वजह से उनको ये बीमारी हो गई है। वो ये नहीं सोचते कि उनका वो ओवर द इयर्स जो उनकी एक थिंकिंग बनी हुई थी, या उनका जो घर में माहौल है, वो बेसिकली वो रास्ता बना जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो जो है ना प्रिकॉशन, दुनिया भर में प्रिकॉशन के ऊपर जोर होता है। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी ट्रैफिक पुलिस की जो है वो इंतजामिया को कहें कि वो सख्ती करें, बच्चे जो लाइसेंस के बगैर, अब लाइसेंस तो 18 साल की उम्र में मिलता है, लेकिन इट इज वेरी कॉमन, मैंने तो देखा है 15 से 16 साल के बच्चे रिक्शा भी चला रहे हैं। और आप वो देखें ना कि अगर वो सामान वाला रिक्शा है तो वो पीछे कितने खुद तो वो अनसेफ है ही, कितने ज्यादा और लोगों के लिए वो डेंजरस, एक बेसिकली एक डेंजर बॉम्ब है जो कि रोड पे चल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और सिटी ऑफ फैसलाबाद हसन अफजल साहब, उनके लिए ये मैसेज है, पैगाम है डॉक्टर आयशा की तरफ से कि आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट को बेहतर करें, और कम उम्र के बच्चे जो मोटरसाइकिल, ऊंची रक्षा या लोडर्स जो हैं उनको चलाते हैं, उनको रोका जाए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन जो है वो लिया जाए, ताकि बहुत सारे हादसा, इनका कहना है कि होने के बाद जब बच्चे इनके पास आते हैं तो देख के दुख भी होता है कि ये उम्र नहीं है इनकी मोटरसाइकिल या लोडर रिक्शा चलाने की, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर रीना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहेंगी, स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए तो बच्चों के हिसाब पे इसका कितना अमल दखल होता है? न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम्स देखा जाए, स्पोर्ट्स से किसी हद तक क्लियर होती है, बच्चा हेल्दी रहता है? जी बिल्कुल होता है, जैसा कि उन्होंने बताया कि हाइट अचीव होती है। इसके अलावा जो बच्चे सिर्फ स्क्रीन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर वो सोशली जो होते हैं ना बिल्कुल डिसोसिएट हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट से, और उनके अंदर जो है ना ऑटिज्म एक बीमारी होती है कि वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं, उनका बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल वो लॉस्ट कर लेते हैं, तो ये बीमारियां भी उनमें डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा जो कुछ खास किस्म की मिर्गी होती है जो कि रोशनियों से इलिसिट होती है, अच्छा। प्रोवोक हो जाती है, तो इस हवाले से ये भी बड़ी खतरनाक बात है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि बिल्कुल ही बंद किया जाए, लेकिन उसके स्ट्रिक्ट आवर्स जो है ना वो आप फिक्स कर दें कि हाँ जी ये बच्चे ने सिर्फ इतने घंटे या इतने मिनट्स देखना है, सपोज के 30 मिनट्स देखना है, इसके बाद नहीं देखना। अच्छा मैडम, तो मतलब ये जो बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं देखना, आप बच्चों के साथ बिल्कुल इस तरह से आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल आप स्टॉप नहीं कर सकते उनको, लेकिन आप टाइम फिक्स कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो मैडम आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो रोजाना की बुनियाद पर बच्चे को पढ़ाना कितनी देर चाहिए, खेल के लिए कितना टाइम देना चाहिए, डाइट किस तरह की हो, एक जर्नल स्केच आप उनका बताएं ताकि जो माएँ घरों पे देख रही हैं उनको पता चल सके इस हवाले से। तो ये कि हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है,
हर बच्चे को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही डील करना चाहिए। ये नहीं है कि फलां का बच्चा जो है वो बहुत लाइक है तो माएँ जो है ना उसकी एग्जाम्पल दे दे के दूसरे बच्चे को जो है ना स्नब करती जाए, तो इससे बच्चों में एहसास कमतरी पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है, तो इस हवाले से जो है ना वो माओ को अपने बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से ही उनको डील करना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ज़हनी दबाव भी नहीं डालना चाहिए और बैलेंस रखना चाहिए। दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चों को। जब दबाव डाला जाता है तो उससे बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की इनिशिएट होती हैं। इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बहुत सारे बच्चों में जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि हड्डी जोड़ मास्टर या पहलवान जो होते हैं उनके पास बच्चों को ठीक करवाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हुई होती है हड्डियों को जोड़ने के हवाले से। उनको ना तो इल्म दिया जाता है इस हवाले से कि बच्चे के इंटरनल मामलात सेहत के हवाले से कैसे चल रहे होते हैं, जब कोई हड्डी चटकती है या टूटती है और उससे स्वेलिंग क्यों होती है, इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या जनरेट हो रही होती है अंदर, इस हवाले से उनको पता नहीं होता। वो अपने इल्म और अपने तजर्बे की बुनियाद पर ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ब्रेक के दौरान डॉक्टर आयशा साहबा से मेरी इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी। उनका कहना था कि गलत इलाज की वजह से बाज़ औक़ात बच्चों की टांगे या फिर हाथ जो है वो काटना पड़ता है अगर वहां पे कोई फ्रैक्चर हो जाता है। अपना इलाज मुआवजा उन लोगों से करवाते हैं जिनको इस चीज का इल्म नहीं होता, और जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो बच्चे की जान को खतरा होता है, इसलिए फिर उसका हाथ या पांव काटना पड़ता है। इस हवाले से डॉक्टर आयशा साहबा की तरफ मैं चलूंगा और मजीद गुफ्तगू इनसे करेंगे। डॉक्टर साहबा, क्या कहेंगी? नॉलेज लोगों के पास बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग पहलवानों के पास और हड्डी जोड़ मास्टर के पास ले जाते हैं बच्चों को, और बच्चे ही नहीं बल्कि इवन बड़े भी बहुत ज्यादा वहां पे जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच हनान। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है रेज किया है। इट्स काइंड ऑफ मतलब कि जो सारे, अगर आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे ना तो ये एक तरह से उसकी दुखती रग है कि हमारे माशरे में इसमें ये नहीं है कि कोई बंदा पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है। एक जनरल ट्रेंड है क्योंकि आपके घर के बड़े आपको कहते हैं अच्छा हड्डी टूट गई है तो ये तो हम अभी हम इस सियाने को जानते हैं, जैसे आपने बताया जरा या जो भी इसके लिए नाम रखा हुआ है, उसके पास ले जाते हैं। और अब उनको बेसिकली ये पता नहीं होता कि फ्रैक्चर हुआ है तो किस तरह का हुआ है। अब फ्रैक्चर की पूरी साइंस है, ट्रॉमेटोलॉजी एंड फ्रैक्चर की, और फ्रैक्चर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हर टाइप के लिहाज से। अब आप देखें ना, हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी तशखीस के लिए पहले एक्सरे कराते हैं, फिर अगर एक्सरे में समझ ना आए सीटी कराते हैं, उसके बाद फिर उससे एडवांस्ड इमेजिंग में जाते हैं। इसका मतलब है कि ये कोई एडवांस साइंस है। इट इज नॉट लाइक कि आप कहीं जाएंगे और वो आपको कर देगा और दैट विल बी गुड इनफ। अच्छा, ट्रीट करते हैं। जी जी, बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रीट करते हैं। एक तो ये कि उनको पता नहीं होता कि ये डिसलोकेशन हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, क्या है मसला। अंदाजा होता है, अंदाजा अगर गलत हुआ तो जी, और अगर खुदा ना खासा यही जो आपने कहा है ना कि अंदाजा गलत हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है मतलब कि हॉरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि इंसान का जो है ना दिल दुख जाता है। अब अगर 2 साल का एक बच्ची है, वो गिरी है, उसकी कोहनी पे फ्रैक्चर हुआ है, सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर, उसको माँ बाप उठा के ले गए जिराह के पास, जिराह ने बांधी जी पट्टी, और जिराह के पास क्यों लेके गए, उनको पता है कि फैसलाबाद में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, इसके अलावा बेशुमार दीगर हॉस्पिटल हैं जो कि फ्रैक्चर मैनेज करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और 24 आवर्स करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप जब दूसरे तीसरे दिन बच्चे को इमरजेंसी में लेके आ सकते हैं, ओपीडी लेके आ सकते हैं, तो पहले दिन क्यों नहीं? वाई नॉट द फर्स्ट डे? मतलब कि दिस इज द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी कहना चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा हमें जो है ना अपनी अवाम को, अगर हम बहुत ज्यादा उनकी साइकोलॉजी में जब तक नहीं घुसेंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं या उनका एप्टीट्यूड क्या है। वो पहले हमेशा जिराह के पास जाएंगे और हमारे पास आएंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं है। और या फिर अभी हमारे पास रिसेंटली एक बच्चा आया है जो बेसिकली जिसने जिराह से पट्टी कराई और दूसरे दिन उसका पाँव नीला होना शुरू हो गया, उसकी टांग का फ्रैक्चर हुआ था मोटर बाइक से गिर के। तो जब उसका पाँव नीला शुरू हुआ तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई तो वो हमारे पास ले आए और फिर हमें तो पता था कि ये नीला है। और आप सोचें कि वहां पे आके वो फिर इमरजेंसी में तोड़ फोड़ शोर शराबा कि जब हमने बताया कि जी इसका असल इलाज तो एम्पुटेशन है, अगर आप इसकी टांग अलहदा भी नहीं करेंगे तो ये तो पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा और बच्चे की जान चली जाएगी। तो आप देखें ना कि ये एक छोटी सी माँ बाप की गलती जो है ना,
वो पूरी एक उम्र के लिए बच्चे के लिए एक वो पूरा एक डायलेमा बन जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बहुत सारे पहलवानों के पास उनकी रेसिपी, टोटल जो रेसिपी होती है वो उनका तेल होता है। जनाब वो तेल डाल लें, आपका ठीक हो जाएगा। और इससे आप क्या कहेंगे, उसका कोई असर होता है उस पर? तेल एक्चुअली आप देखें कि जो हमारे तेल थोड़ा सा एंटी इंफ्लेमेटरी है कि वो सोजिश कम करता है, लेकिन एक्चुअली आपको देखना कि होता क्या है। हड्डी जब टूटती है अमूमन अगर जिल्द पे अगर तो जख्म आ गया तो खून बाहर बह जाएगा। अगर जख्म नहीं आया, जो कि 80 to 90% फ्रैक्चर्स उनको हम कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर, तो होता ये है कि अंदर ही अंदर सोजन बनती है। आप जो दिखा रहे हैं ना एग्जैक्ट इसी लोकेशन से तलाल चौधरी साहब कुछ दिन पहले तंजीम साजी के लिए गए थे, उनका हाथ टूटा था और उन्होंने भी तेल लगाया हुआ था उसी जगह पे। तो आपने जिस लोकेशन पे अपना हाथ रख के बताया, मुझे वहां से उनकी चोट भी याद आ गई। लेकिन आप देखें ना कि चले फ्रैक्चर हुआ, एटलीस्ट उन्होंने ये तो कलबंदी का काम किया ना कि वो फौरन ऑर्थोपेडिक गए, सर्जन के पास गए और उन्होंने प्रॉपर फिक्स कराया। तो तेल लगा लेना इतना हार्मफुल नहीं है, पट्टी कराना जो है ना बहुत हार्मफुल है। अच्छा, आप बता रही थी कि पट्टी बाजुकात क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हाँ जी, उसके ऊपर बांध दी जाती है, मतलब हल्के से पट्टी करनी होती है। हाँ तो वो जो पहलवान होते हैं बड़ी सख्त पट्टी करनी है, जैसे हड्डी जोड़नी हो। असल में देखिए ना, पेरेंट्स यही समझते हैं कि रात को फॉर एग्जांपल 10 बजे बच्चे का गिरा है, उसका फ्रैक्चर हो गया, वो कहेंगे जो हमारी गली में बैठा हुआ जरा उसके पास ही चले जाते हैं, क्या है हल्की सी हड्डी टूटी है। माँ बाप भी यही कहते हैं, फिर दादा दादी भी यही कहते हैं, तो वो एक तरह से ना प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स के ऊपर। वो कहते हैं ठीक है जी, और होता क्या है कि वो टाइट पट्टी बांध देते हैं। 24 आवर्स तक इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है फ्रैक्चर के बाद। 24 जी, तो वो अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो पट्टी फिर टाइट होना शुरू हो जाती है, वो जब पट्टी टाइट होती है तो खून की सप्लाई जो जारी होती है, जो मेन रगें जारी होती हैं, वो कंप्रेस होती हैं और इवेंचुअली हम इसको कहते हैं कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम बनता है। और बच्चा जो है ना, या तो अगर तो काला हो गया तो वो एम्पुटेशन है, अगर वो उसकी नसें सिकुड़ गई तो फिर हाथ का फंक्शन चला जाता है। मतलब कि अगर अपर लिम्ब है तो हाथ बेकार हो जाएगा जी, और अगर लोअर लिम्ब है तो पांव या टांग बेकार हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर तो वो पूरे बनते हैं, आप एक्सरे करवा के लाएं, वो करें, अगला पूरा मुतमिन हो जाता है। हाँ, ये कारीगरी उनके पास पूरी है। हाँ जी, अगले को मुतमिन कर लेते हैं कि मैं भी पूरा डॉक्टर। बिल्कुल। तो आप फिर बाद में जब आपके पास आते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी होंगे, आपको ब्लेम करते होंगे, हाँ, आप नहीं सही कर रहे। वो कहते हैं कि वो भी तो जरा भी तो खाली पट्टी करनी है, तुसी भी तो पट्टी लाइए। लेकिन उनको देखे ना, ये होता है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मेरे ख्याल से जो जरा है वो भी कोई ये तो नहीं चाहेगा कि वो बच्चे का बाजू जाया करा दे। डेफिनेटली दे डोंट डू इट बाय इंटेंशन। उनकी लिटिल नॉलेज है और उनका वही जो आपने कहा कि एक्सपीरियंस से उन्होंने बस सीखा हुआ है कि जी पट्टी बांधनी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर से अगर एक गलत जो है ना बुखार चेक हो गया है तो वो वापस आएंगे, शोर मचाएंगे, अस्पताल के 2-3 शीशे भी तोड़ के जाएंगे। लेकिन अगर जरा से टांग भी टूट गई है ना तो कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी थी। मुझे आपने जैसे कहा ना कि उनकी पावर ऑफ काउंसलिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग, वो मुझे लगता है कि हमें उनसे सीखनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। डॉक्टर एम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चों के असाब जब कमजोर होते हैं, उनको झटके लगते हैं या दौरे पड़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में पाया जाता है, इन्हों जिन चिमड़ गए और चुड़ैलों का साया है इस पे, फलां फलां, बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि हर कोई अपने हिसाब से यहाँ पे करता है। और उसके बाद उसे बाबों के पास ले जाया जाता है, एक लंबा अरसा उसे तवीज़ों के साथ ट्रीट किया जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करती जाऊँ कि जो हमारा दिमाग है वो मुख्तलिफ खुलियात पे मुश्तमिल है और उन खुलियात से एक बरक़ियाती खराज नॉर्मल रूटीन में होता रहता है। लेकिन जब उसमें कोई खलल वाक़या होता है तो वो दौरों झटकों की सूरत में नज़र आता है। तो ये होता है कि लोग कहते हैं कि इसको साया हो गया, सेब है, जिन भूते चड़ेल चिमट गए हैं, या फिर ये होता है कि अगर झटके उसको ना भी पड़े तो उसको गैर इरादी तौर पर ऐसी कुछ चीज़ नज़र आएगी या फिर कोई उसको कुछ खुशबू महसूस होगी या बदबू महसूस होगी। वो इसलिए होती है कि आप जानते हैं कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों का काम मुख्तलिफ है। कुछ हमारे जो दिमाग के हिस्से हैं वो हमारी हरकत के साथ उनका ताल्लुक है, कुछ का महसूसात के साथ ताल्लुक है। तो अगर वो जो बरक़ियाती खराज है वो उस हिस्से से जनरेट हो रहा है जिसका ताल्लुक के महसूसात से है, तो फिर इसको कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी, कोई इसको खुशबू ऐसी बदबू ऐसी महसूस होगी, तो फिर वो जिसको रिलेट करते हैं लोग कि ये इसको साया है या इसको चीज़ें नज़र आती हैं या इसको आवाज़ें सुनती हैं, इस तरह से। मतलब वो गैबी इल्म इसको समझ रहे होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इसको आप ट्रीट किस तरह से करती हैं?
अच्छा, उसका ये है कि हर जो एक ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हर दौरा या झटका मिर्गी नहीं होता, और मिर्गी में ज़रूरी नहीं है कि दौरा या झटका ही पड़े, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। कुछ दौरे इतने मुख्तसर होते हैं कि उसमें जो बच्चा है या मरीज़ है बस कुछ सेकंड्स के लिए गुम हो जाता है। और मोस्टली ये जो है स्कूल में बच्चों के ये कंप्लेंट आती है कि आपका जो बच्चा है वो जो है ना थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता है, ध्यान नहीं देता, उसके स्कूल ग्रेड्स में कमी आ रही है। तो जब वो हमारे पास लेके आते हैं तो हम उसका टेस्ट करते, पता चलता है इसको मिर्गी की एक किस्म है जिसको एब्सा सीजर कहते हैं। तो ये बहुत, अगर वो ना लेके जाए चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो ये अनट्रीटेड चलता रहता है, तो फिर अल्टीमेटली जो उसकी स्कूल परफॉर्मेंस है वो डिटीरियोरेट होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इतने मुख्तसर भी झटके या दौरे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही सारे जिस्म में तनाव खिंचाव पड़े, मुंह से झाग निकले तो ही वो मिर्गी का दौरा है, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर इरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए और बड़े मुफीद मशवरे जो आपने दिए। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने भी बहुत मुफीद मशवरे जो है हमें और हमारी ऑडियंस को दिए, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे खवातीन जो हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर काफी एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन बहुत सारी सहूलियत से महरूम होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। और खासकर इस मट्टी की अगर बात की जाए तो यहां से खवातीन जितनी भी प्लेयर्स निकलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पोर्ट्स के अंदर महारत नहीं रखती, बल्कि मुख्तलिफ जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर महारत रखती हैं। गट्टी स्कूल की अगर खास तौर पे बात की जाए तो वहां से निकलने वाली खवातीन जो स्पोर्ट्स के हवाले से अपना नाम बनाती हैं, वो क्रिकेट की भी प्लेयर होती हैं, वो हॉकी की भी प्लेयर होती हैं, वो फुटबॉल की भी प्लेयर होती हैं, वो बास्केटबॉल की भी प्लेयर होती हैं और कबड्डी की प्लेयर्स भी वहां से निकलती हुई नजर आती हैं। लेकिन मसला ये पेश आता है कि उनका कहना है कि जब किसी एक स्पोर्ट्स में नाम नहीं उनका बन पाता तो अल्टीमेटली वो किसी ना किसी दूसरी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने पर मजबूर हो जाती हैं, जिससे वो उसके अंदर कोई ना कोई अर्निंग कर सकें, जिसको लोग ज्यादा पसंद करें, नाम और शोहरत उसमें ज्यादा मिल सके। इसके पीछे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे साथ कुछ ऐसी कबड्डी की प्लेयर्स भी और हैंडबॉल की प्लेयर भी मौजूद होगी जिनसे आज हम आपका तारुफ भी करवा देता हूं। हमारे साथ सहरिश मकसूद मौजूद हैं जो कि बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्लेयर हैं और इसके साथ साथ 5 इंटरनेशनल टूर्स कबड्डी के हवाले से कर चुकी हैं, यानी बास्केटबॉल भी खेलती हैं, हैंडबॉल भी खेलती हैं और कबड्डी के लिए भी बेहतरीन प्लेयर जो है वो डिक्लेयर हुई है इस साल। और उसके साथ साथ हमारे साथ नाजिश मकसूद मौजूद हैं जो कि बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्लेयर हैं और 5 इंटरनेशनल टूर्स जो हैं वो कर चुकी हैं। दोनों बहनें हैं, कोई एक खेल नहीं बल्कि मल्टीपल स्पोर्ट्स के अंदर इनका जो हाथ चलता हुआ नजर आता है। इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या वजह है, किसी एक स्पोर्ट्स पे फोकस क्यों नहीं कर रही। नाम तो इनका बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर। तो हमारे साथ पहले सहरिश मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सहरिश, कबड्डी की बेहतरीन प्लेयर आप डिक्लेयर हुई, लेकिन इसके बावजूद आप हैंडबॉल भी खेलती हैं, बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, इसके पीछे क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी मैं इस्लामिया कॉलेज से हूँ, मैं गट्टी स्कूल से नहीं हूँ। नहीं, गट्टी स्कूल से मैंने वैसे जिक्र किया है कि बहुत सारी प्लेयर्स, आपका जिक्र मैंने गट्टी मैं स्कूल इस्लामिया कॉलेज से हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने BS ऑनर्स किया है। लेकिन ये है कि गेम्स हम लोग सारी करते हैं, मसला ये नहीं कि अचीवमेंट नहीं हो पाती, अचीवमेंट सारी हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स बहुत कम है लड़कियों में स्पेशली, तो जो एक अच्छा प्लेयर या 2 या 4 जितने होते हैं ना, अगर वो एक अच्छी गेम करता है तो उसी को दूसरी में बुला लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी गर्ल्स है नहीं कि वो उसकी अलहदा टीम बनाए और उसकी अलहदा टीम बनाए। इसलिए जब हमें इंटरनेशनल टूर पे जाना होता है तो सारे टूर्स एक साथ नहीं होते। तो जब जो भी लड़की उनको अच्छी लगती है, यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे ऐसा होता है कि हम लोग काफी गेम्स करते हैं, यानी काफी गर्ल्स वो तब हो जाती है। लेकिन जब इंटरनेशनल टूर पे जाना होता है तो तब वो कैंप लगा देते हैं, तो जो अच्छा बच्चा होता है वो हर एक में अपनी कैपेबिलिटीज दिखा देता है। तो ये मसला है ज्यादा जो है वो ये नहीं है कि हम लोग लेकिन सर एक शौक भी तो होता है ना, मतलब आपके अंदर एक शौक है कि मैं इस खेल में आगे। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शौक, मुझे बास्केटबॉल बहुत ज्यादा पसंद थी, मैं उसकी बड़ी अच्छी प्लेयर भी हूँ और थी भी, लेकिन ये कि उसके इंटरनेशनल टूर्स आते नहीं। बहुत 2016 में मैं सैफ गेम्स में गई थी, उसके बाद अब तक इंटरनेशनल टूर कोई नहीं आया बास्केटबॉल का, तो उसके लिए हम 4-5 साल वेट तो नहीं ना कर सकते। यही मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पे कि
एक नाम टूवर्स नहीं बनाने आते, के हाँ लिए। नाम बने कि टूवर्स आते नहीं है, इस वजह से जब टूवर्स नहीं आते तो इतनी देर हम लोग वेट नहीं कर सकते। वैसे हम लोग अपनी गेम करते हैं, गेम ये फिटनेस ही होती है, फिटनेस करनी होती है, फिर बंदा हर गेम में वो अच्छा हो जाता है। लेकिन ये कि जब टूवर्स नहीं आते तो बाकी भी कोचेज या टीचर्स ही फोर्स करती हैं कि कोई नहीं उतनी देर ये गेम्स, वैसे भी जो बॉल्स गेम है वो मैचिंग है, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ये सेम ही प्लेयर्स है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में है, बाहरी की कंट्रीज में या जिधर भी देख ले एक बंदा सिर्फ एक ही प्लेयर यानी एक ही गेम करता है, दूसरी गेम्स नहीं करता। लेकिन ना यहाँ वहाँ अलाउ है। पे एक बंदा बहुत सारी गेम्स मैं कर रहा अपने 10 से 12 गेम्स यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ से करती हूँ। 10 से 12 गेम्स आप खेलती मैं हैं? 10 से 12 गेम्स खेलती हूँ और सब में मेरी अचीवमेंट्स हैं, सब में अचीवमेंट, सब में अचीवमेंट्स हैं। आप किस तरह से मैनेज करती हैं? और हर एक की प्रैक्टिस रोजाना की बुनियाद पे करनी होती है? हाँ। 12 गेम्स की प्रैक्टिस एक एक घंटा भी करें, मैं- 12 घंटे भर जाते मैं हैं। आपको बताती हूँ, सारी गेम्स एक साथ नहीं ना आती। जैसे जो गेम्स पहले उसकी ट्रेनिंग पहले, जब वो गेम खत्म हो जाए उसके बाद अगला टूर्नामेंट आना था। एट अ टाइम 2 से 4 गेम्स होती हैं, हाँ एट अ टाइम। सुबह से शाम तक हम 8 बजे training ग्राउंड में चलती जाते है। हैं तो 4 बजे ग्राउंड से वापस जाते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स करके। चले जी, और नाजिश training भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नाजिश, आप क्या कहेंगी? आप भी इसी तरह हैंडबॉल भी खेल रही हैं, बास्केटबॉल भी खेल रही हैं, 5 इंटरनेशनल टूर्स भी आपने किए हैं, जी। किस तरह से मैनेज करती हैं? स्टार्ट तो हमने कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया है। यूनिवर्सिटी में मैनेज करना मुश्किल था, 2 से 3 टाइम में ट्रेनिंग होती थी, अपने स्टडी को भी टाइम देना पड़ता था, क्लासेस लेनी पड़ती थी, इसी तरह मैनेज करते थे। मॉर्निंग में जाते थे बास्केटबॉल के लिए, फिर पीरियड्स टाइम उनको टाइम देना, फिर वापस आना है, खाने का टाइम नहीं मिलता था, इसी तरह बहुत टफ टाइम मिला है। अच्छा, पढ़ाई को और खेल को, इन दोनों को वक्त देने के लिए टाइम को मैनेज कैसे करते थे आप? मैंने ये है कि मॉर्निंग में गेम करके उसके बाद पीरियड्स, उसके बाद इवनिंग में गेम्स करते थे, उसके बाद हॉस्टल लाइफ से हम वहां जाके अपनी स्टडी को टाइम देते थे। अच्छा, आप भी बहुत सारी खेल खेलती हैं, पसंदीदा खेल आपका कौन सा? हैंडबॉल, बास्केटबॉल। हैंडबॉल भी और बास्केटबॉल, कोई एक हैंडबॉल नहीं है? हैंडबॉल मेरी मेन, हैंडबॉल। हैंडबॉल मेन। अच्छा, हैंडबॉल के लिए आपके हाथ सख्त होना बड़ा जरूरी होता है, बड़ी ट्रेनिंग बहुत उसके सख्त लिए। है, बहुत सख्त अच्छा, है, आप जी। किस तरह से मैनेज करती हैं? वो औरतों को तो सिन्फे नाजुक के नाम से पुकारा जाता है। ठीक। आज सिन्फे नाजुक को जोर जोर से फुटबॉल को पटक रही है, नहीं, उसके हाथ लिए तो आप अभी भी मैच आपका कर सकते हैं, हाथ मेरे हाथ से ज्यादा वो- भारी होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सहरिश कह रही है कि मेरे हाथ आपसे ज्यादा भारी, तो हो सकता है जनाब आपकी तो ट्रेनिंग स्पेशली जी। इस काम के लिए। तो नाजिश, आप बताइएगा कि ट्रेनिंग किस तरह से करती हैं आप? ट्रेनिंग हमारी किस लिहाज से आप पूछ रहे हैं? आप ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के हवाले से जो जी, आप करती हैं, हैंडबॉल की या बास्केटबॉल की कोचिंग। करती हैं, रोजाना की बुनियाद पे किस तरह से करती हैं? उसकी कोई एक्सरसाइजेज भी होती जी, हैं आपका? एक्सरसाइज है, सुबह मॉर्निंग कोचिज के करते हैं ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटीज में कोचिज थे, यहाँ पे कोचिज नहीं है, यहाँ पे हम अपनी खुद ट्रेनिंग करते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग में जाते हैं ग्राउंड में। अच्छा, आप दोनों वापडा की प्लेयर्स हैं? जी, वापडा की employee। और वापडा की तरफ से आप खेलती हैं, ट्रेनिंग आप खुद करती हैं, कोच आपका जब कोई? कैंप लगता है तब कैंप हमारे लगता है तब। कोचेज ही कराते हैं, लेकिन अभी कैंप फिलहाल नहीं लगे, कोरोना की वजह से आपको पता काफी देर से बंद था सब कुछ, तो उसके यानी आपका कहना यह है सहरिश के 8 महीने से कैंप नहीं लगा और आपने उस तरह से ट्रेनिंग नहीं की हाँ, वैसे जैसे नहीं करनी की। चाहिए। घर में वैसे कर रहे हैं अपनी खुद से सेल्फ ट्रेनिंग, लेकिन बाकी कोई हमारे लिए ग्राउंड या कोई ऐसा कैंप वगैरह नहीं लगाया गया अभी तक। सेल्फ ट्रेनिंग कैसे करते हैं? घर में हम अपनी कोर, पुशअप, जो ऐसे जो स्प्रिंट्स छोटी मोटी, ये सारी कोऑर्डिनेशन वगैरह जो छत पे जितना हो सके उतना। लेकिन बैलेंसिंग बॉल को जब हाथ से पटकना होता है, नहीं, उसकी बॉल को नहीं, हम लोग वैसे अपनी फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं। वो जब हमारा कैंप लगता है 1 से 2 माह का, तो उसमें हम लोग मैनेज कर लेते हैं बॉल को। तो आप बता रही थी कि हाथ बड़ा सख्त है आपका, जी तो लड़के तो फिर काफी डरते होंगे कि जनाब सहरिश से पंगा नहीं लेना, हाथ बहुत जी, सख्त इसी तरह है। ही है, कुछ समझ नहीं। अच्छा, ठीक है जी। जी। जिनके हाथ सख्त होते हैं और बाजुओं में ताकत होती है, वो बॉक्सिंग की तरफ भी जाते हैं। इतने खेल आपने खेले हैं, कबड्डी भी खेली है, बॉक्सिंग की तरफ जाने का? मैं बॉक्सिंग की तरफ नहीं, मेरी बॉल गेम बहुत ज्यादा थी, उसके अलावा फुटबॉल, हॉकी मैं भी खेली हूँ, उसके अलावा एथलेटिक्स करती रही हूँ, राइफल शूटिंग करती रही हूँ, यानी काफी गेम्स है, यूनिवर्सिटी लेवल में काफी गेम्स किए हैं। लेकिन अब सिर्फ जो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया वो हैंडबॉल में किया है। अच्छा, कबड्डी को लेके बड़ा चाम हमारे पंजाब के अंदर पाया जाता है। आप 5 इंटरनेशनल टूर्स जी। करके आई हैं, क्या देखती हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कबड्डी कहां पे स्टैंड करती है फैसलाबाद से? कबड्डी बहुत ऊपर तक स्टैंड करती है, लेकिन बात यह है कि बॉयज के लिए ज्यादा है। हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जाती, स्पेशली लड़कियों को ना कुछ इतना अच्छा समझा जाता, लेकिन अब तो फिर भी थोड़ा हो गया बेहतर। लेकिन ये कि कैंप लगते हैं, उससे 15 से 20 दिन पहले हमारा कैंप लगता है। इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का कैंप मेरा तकरीबन 1 मंथ से भी कम लगा था। उसमें हम लोग गए, पार्टिसिपेट किया, और उसमें हम लोग वर्ल्ड की यानी पहली दफा
इस तरह हुआ हिस्ट्री में कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लड़कियां ब्राउन मेडलिस्ट लेके आई, वरना हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप में लड़कियों ने मेडल लिया हो। वो वहां कबड्डी की टीम है जिसने इंटरनेशनल उसमें लिया है कबड्डी में मेडल। एशियन गेम्स में हम लोग सिल्वर मेडल लेके आए। इंडिया की टीम है सिर्फ हमसे अच्छी, वो भी कि वो पूरा साल ट्रेनिंग करती है, उनकी एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं होती। वरना हम ट्रेनिंग्स क्यों मिस होती हैं? हमारी ट्रेनिंग होती नहीं, मिस क्या करनी, क्योंकि कबड्डी का ना हमारे कोचेज है ना हमारी कोई टीम है, ग्राउंड भी नहीं होंगे, ग्राउंड कुछ भी नहीं है, ना लड़कियों के लिए कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ जाने से पहले 15-20 दिन लड़कियों को जमा किया जाता है, उनका कैंप लगा दिया जाता है, उनको टेक्निक्स बता दी जाती है जितनी की बता सकते हैं। 15-20 दिनों में जाके हम लोग इतनी फाइट करते हैं कि आप यकीन करिए, आप वर्ल्ड कप के मैचेस निकाल के देखें कि बिल्कुल फाइट करते हैं जिस तरह वो लोग हमें खुद कह रहे होते हैं कमेंट्री में कि देखें बुर्का पहनने वाली औरतें आज मैदान में इस तरह लड़ रही हैं। तो बड़ी खुशी भी महसूस होती है कि हम लोग अपनी पूरी एफर्ट दे के आते हैं। भैया आप प्राउड है हमारा, और हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में जाके रोशन करती हैं। और ये बल्कि आपने चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन दी है कि 15 दिन की ट्रेनिंग लेके आप इंटरनेशनल टूर पे चले जाते हैं और वहां पे जाके कंपीट भी करते हैं। जी, हालांकि कबड्डी के प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो उनको खासी ट्रेनिंग, हमारे लड़कों में काफी अरूज है कबड्डी का, और वो लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, उनको उनके मैचेस भी बहुत ज्यादा होते हैं यानी इधर पाकिस्तान में। लेकिन लड़कियों की ना इतना अच्छा समझा जाता है ना होती, लेकिन ये कि जब जाते हैं हम लोग अपना 100% दे के आते हैं। और हमारे अभी तक जब तक जितने मेरे टूर हैं मेरे सब में मेडल है, यानी पूरी टीम हमारी एफर्ट करके हम लोग मेडल लेके आते हैं। लेकिन अगर हमारा कैंप मैं कहती हूँ 3 से 4 मंथ का भी लगे तो हम इंडिया को हिलने भी ना दे, जितनी हम एफर्ट करते हैं हिलने भी ना दे। जितने कॉन्फिडेंस से आप कह रही हैं जी, और क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से कह रही हूँ कि 15 दिन में हम लोग इतना टफ टाइम दे सकते हैं ना, तो 3 से 4 मंथ हमें अगर ट्रेनिंग या टेक्निक्स अच्छी दी जाए, कोचेज हमारे पाकिस्तान में बेस्ट है, किंग ऑफ पाकिस्तान के यानी सबसे ज्यादा अच्छे कोचेज पाकिस्तान में, सिर्फ फैसिलिटीज कम है पाकिस्तान में, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए? ग्राउंड होने चाहिए, हमारे कैंप लगने चाहिए, बाकी हम लोग अब तो वापदा में हम खुद भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हमारे पास ग्राउंड हो। कबड्डी के लिए आपको ग्राउंड चाहिए, टीम वर्क चाहिए, अकेला बंदा कबड्डी किसके साथ डाले? बिल्कुल आपको टीम वर्क चाहिए होता है। और इसके साथ खाने पीने का बड़ा अमल दखल होता है। जी, इनकी डाइट बड़ी एक्सपेंसिव होती है, आपको मक्खन, देसी घी, चूरियां और पता नहीं क्या क्या कुछ। लड़के ज्यादा खाते हैं, लड़कियां नॉर्मल ही हैं, खाती भी हैं, कुछ नहीं। लेकिन जान के लिए, मजबूती के लिए आपको चिकन, मटन, ये सारी चीजें खानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर जान नहीं है आपके अंदर, जी बिल्कुल, और आप घसीट के किस तरह से दूसरे अपने के लिए तो ये वाकई। लेकिन मैं अपनी जान पे नहीं, मैं अपनी स्पीड पे खेलती हूँ। मैं वर्ल्ड की सबसे मेरा रिकॉर्ड है पूरी यानी वर्ल्ड में 30 सेकंड होते हैं जिसमें हमने रेड डाल के वापस अपने एरिया में आना होता है। मैं 3 सेकंड में रेड डाल के अपने एरिया में वापस आई हूँ। 3 सेकंड में, ये मेरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, अभी तक टूटा नहीं है। 2014 में आप ये तो सैरिश ने जो बात बताई बिल्कुल मानने में नहीं आ रही, और इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका कहना है कि इन्होंने लगाया कि 3 सेकंड में गई, हाथ लगा के वापस भी आ गई। इतनी बिजली की रफ्तार से आप जी, और ये मेरा रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है, रिकॉर्ड टूटा नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल ये आइंदा आने वाले अरसे में लंबे अरसे तक टूटेगा भी, और अगर तोड़ेंगी भी तो ये खुद ही तोड़ सकती हैं, क्योंकि बनाया भी इन्होंने ही और तोड़ भी ये सकती हैं 3 सेकंड। क्योंकि जहां तक मुझे इस खेल के बारे इल्म है, जिस तरह से वो प्लेयर्स खड़े होते हैं रेड डालने के लिए, जब आप एंटर होते हैं तो पहले 3 कदमों में ही 3 सेकंड पूरे हो जाते हैं। मैं अपनी स्पीड पे खेलती हूँ, मैं अपनी पावर पे नहीं। मैं बास्केटबॉल, हैंडबॉल खेलती थी, उधर से मैं कबड्डी में गई थी, तो फिर इसीलिए अपनी स्पीड को मेंटेन रखा। फेक वगैरह उसमें आता है तो वो करके उसको मैनेज कर लेते। यानी आपकी टेक्निक, आपकी स्पीड जी, तो स्पीड को मैनेज कैसे करती हैं ट्रेनिंग में? मेरी तो स्पीड इतनी होती थी पहले शुरू में मैं अपनी स्पीड खुद नहीं कंट्रोल कर पाती थी, खुद ही अपनी स्पीड से बाहर निकल जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक सीखी और बताया कि कैसे स्पीड को कंट्रोल करना थी, स्पीड ही पास, लेकिन फिर उसको मैनेज करके साथ टेक्निक साथ थोड़ी बहुत अपनी वो भी की पावर वगैरह सारी ट्रेनिंग करके अब अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। बाजुकात ऐसे भी होता है ना कि हाथ लगा के कलाबाजी लगा के उसके ऊपर से आ जाते हैं। हाँ जी, तो आपके साथ कोई इस तरह का वाकया पेश आया? अक्सर होता है मैचेस में, तो इस तरह की उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं, लेकिन हो जाता है। अच्छा, आपको बहुत सारी टीम्स के साथ खेलने का इंटरनेशनली मौका मिला होगा। जी हाँ, सबसे ज्यादा कंपटीशन किसने दिया आपको? सबसे ज्यादा कंपटीशन तो वैसे इंडिया है, इंडिया के बाद न्यूजीलैंड ने दिया है, टफ कंपटीशन। क्या खास बात थी उनके अंदर? उनकी ना ज्यादा जो प्लेयर्स आई थी ना कबड्डी में, वो रग्बी की थी। रग्बी में आपको पता पावर और वो तो हट्टे कट्टे और बहुत ज्यादा हेल्दी थी और उतनी ही फिट भी थी, तो उनके साथ बहुत टफ मैच हुआ था। वो तो रेड के दौरान अगर पकड़ लेती होंगी, जाने नहीं देती होंगी। लेकिन अब काफी टीम्स ऊपर आ रही हैं। अब रिसेंटली हम मलेशिया से खेल के आए हैं एशियन गेम्स, तो वहां हमें नेपाल ने बहुत टफ टाइम दिया, यानी कि टीम अब काफी ऊपर आ रही है, अच्छी सी अच्छी टीम्स अब आ रही है ऊपर। पहले इतना नहीं था, पहले जो एशियन की गेम्स है ना, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश,
ये नेपाल वगैरह यही थी। अब सारी गेम्स इंग्लैंड, नेपाल, स्विट्जरलैंड, सारी इंटरनेशनल टीम्स यानी सब ऊपर आ रहे हैं अब गेम्स में। नाजिश भी हमारे साथ मौजूद है। 5 इंटरनेशनल टूर्स नाजिश ने भी किए हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नाजिश, आपको सबसे ज्यादा हैंडबॉल या बास्केटबॉल के अंदर टफ टाइम किसने दिया? इंडिया। 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 यानी हमारा कंपटीटर हमेशा इंडिया ही रहा जी। है। और जब बात आती है इंडिया की, तो मैदान में उतरते हुए एक दिल के अंदर जोशो जज्बा होता है कि हमने जीत के ही वापस आना है। लेकिन मैं आपको यही बात बता दूं, कहते सब है कि इंडिया से जीतना है जीतना है, हमारी भी यही ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर आप हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं हमारी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग का जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन यहाँ पे खुश मैं इस हवाले से होता हूँ, इसके बावजूद हमारी टीमें पिछाड़ देती नहीं, हैं। हाँ, हम लोग टफ टाइम फिर भी दे के आते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है वो डिसहार्ट होती है कि पाकिस्तान टीम हार के आई या इंडिया से नहीं हारना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इंडिया के पास फैसिलिटीज कितनी ज्यादा है, उनकी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं इंडिया की, वो बता रही थी कि हमारी पूरे साल में 3 दिन भी छुट्टी करना मुश्किल है, हम 3 दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते। यानी पूरे साल हमारी ट्रेनिंग होती है, हम 3 दिन घर आना हमारा मुश्किल है। यानी इस तरह जो बंदा 1 साल पूरा ट्रेनिंग छुट्टी ना करे और हमारी 3 दिन करके ट्रेनिंग फिर जाए, तो फिर डिफरेंस तो आता है ना। बिल्कुल और difference। वाकई वो वैसे भी आपको पता है जो मेहनत है वो तो फिर अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों को नवाजता है। बेशक बेशक। बाकी हमारा अपना जज्बा जुनून होता है, वो उससे हम लोग पूरा अपना दे के आते हैं कि हमने जीतना है। और यही नहीं कि हारते हो, नहीं। जीत के भी आते हैं। हाँ, जी। जीत के भी ठीक आते है। हैं। हमारे बॉयज अभी नेपाल में हम लोग गए हैं एशियन सैफ गेम्स में, तो माशाल्लाह हमारे लड़कों ने विन किया, गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया को हरा के लिए। चलें जी, नाजिश से भी पूछते हैं इस हवाले से। नाजिश, आपको टफ टाइम सबसे ज्यादा किस कंट्री ने दिया? इंडिया का तो आप नाम ले रहे हैं, इससे हटके अगर बात की जाए। इंडिया के अलावा है बांग्लादेश। बांग्लादेश। रिसेंटली आप देख लें, हम सैफ गेम्स के लिए गए हैं, हमारा 5 दिन का कैंप लगा है, 5 दिन का। यहाँ पे सिर्फ 5 दिन जी, ट्रेनिंग 5 हुई और आप आर्मी इंटरनेशनली वापडा की गर्ल्स इकट्ठा किए उनको और 5 दिन का कैंप लगाया और हम लेके गए हैं सैफ गेम्स के लिए। Coordination तक नहीं था। इतना बड़ा इवेंट है सैफ गेम, और बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो इनको चाहिए हमारा कैंप है, उधर भी हम फिर अचीवमेंट दी है, बहुत अच्छा हमारा टफ मैच रहा है नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, ब्राउन मेडलिस्ट हूँ मैं। तो पाकिस्तान के लिए हम यही कहते हैं कि हमें टाइम दे, हमें ग्राउंड दे, कि हमें कोचेस coaching हमारे देने थोड़ी चाहिए। करते हैं, लेकिन ये कि हुकूमत भी या कोई इस तरह लगाती नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस तरह करता ही नहीं, फैसिलिटीज देता ही नहीं है। कुछ 1-2 गेम्स हैं जिनको दी जाती है, बाकी सबको नहीं। जी। नाजिश, ट्रेनिंग क्या होती है आपकी? ट्रेनिंग हमारी किस वाले से पूछ रहे हैं? हैंडबॉल हमारा हैंडबॉल, बास्केटबॉल, किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं आप उसकी? बहुत टफ ट्रेनिंग होती है हमारी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेशन होते हैं। कोचेस हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल की ट्रेनिंग और थी, अब अभी, हाँ। डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग बहुत टफ है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। और हमें कोचेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिले हैं, सर नसीर है, सर मकसूद है और सर साहिबा है। हाँ सर साहबा है। तो हमें चाहिए कि हमें कोचेस दें, हमें ग्राउंड Ground दें। हाँ, हम अचीवमेंट अच्छा, दें। ग्राउंड्स की बड़ी कमी रहती है, ग्राउंड्स की बहुत इसके ज्यादा बारे में सरिश आप क्या कहेंगी? ग्राउंड्स की यही कमी, ग्राउंड्स हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको करना है कि रिपेयर करवाना है, ये इस तरह की चीजें हैं, वो कुछ करें, कैंप वगैरह लगाएं, फिर हम लोग मैनेज कर लें। यानी लेकिन इस काबल उसको बनाया जाए कि हाँ। वहां पे खेला जा खेला सके। जा सके, इतना कर ले। लेकिन काफी जगह है, फैसलाबाद में इतनी जगह है। यकीन करें कि यूनिवर्सिटी में, हम उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं गई, उधर 80% लोग फैसलाबाद के थे प्लेयर्स। अभी लाहौर यूनिवर्सिटी में उधर भी 80% लोग फैसलाबाद के, यानी फैसलाबाद में इतनी फैसिलिटीज दी नहीं जाती कि बच्चियां इधर से उठ के लाहौर जाती हैं पढ़ने या खेलने, इधर कमी है ज्यादा। तो इस कमी को दूर किस तरह से किया इस जाएगा? कमी को दूर अब मैंने और आपने तो करना नहीं है, हम सब ने मिलकर, या हुकूमत ही कर सकती है, क्योंकि आम इंसान के बस की ये बात नहीं है। ये हम सब मिलकर हम लोग अपनी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये बनाना, ये करने का काम, ऊपर लेके जाना, ये हुकूमत का, ये अदारों का या फेडरेशन का काम है। आपने कभी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं जो फैसलाबाद के, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की? हमारे स्पोर्ट्स जो कोचेज वगैरह है, वो तो जब हमारा कैंप वगैरह लगता है वो तो एफर्ट करते हैं, वो बस यही कहते हैं कि फिर बच्चा आप अपनी मेहनत करो, बाकी जो पाकिस्तान के हालात है वो आपके सामने ही है। लेकिन एक एफर्ट भी तो करनी है, आपने अपनी एफर्ट की, उनकी एफर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? उनको भी तो एफर्ट करनी चाहिए। कोचेज ग्राउंड हमारे जैसे लिए आप एफर्ट करते हैं कि हमें अपनी वो फुल ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारा सारा सिस्टम, यानी वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं कि जैसे उन्होंने करवाना होता है ना, आगे जाके वो बोलते नहीं, हम लोग खुद ब खुद वो चीज कर लेते हैं। यानी हम वो अपना पूरा फर्ज अदा करते हैं, हम लोग अपनी मेहनत पूरी करते हैं। अब फैसिलिटीज या मैचेस या इंटरनेशनल टूर कम आए तो उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन सैरिश, सारी उम्र इसी तरह तो नहीं ना जी, गुजार ये सकते। है। किसी ना किसी जगह पे जाके इनको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, अगर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, कहा था कि इमरान खान आए, चले प्लेयर्स है, प्लेयर्स की ज्यादा कदर करेंगे, उन्होंने पकड़ के जो होते थे मैचेस वो भी बंद करवा दिए। ले जी, सुन ले, ये हैं इमरान खान के दाई
और इसी ने जो स्पोर्ट्स वुमेन्स हैं इन्होंने वोट दिए थे इमरान खान को, जबकि ख्याल इनका ये था कि स्पोर्ट्स कि ऊपर आएगी, इमरान लेकिन खान- स्पोर्ट्स नीचे गई है, उनके आने से ऊपर नहीं गई अभी तक। क्या पैगाम देना चाहेंगे वजीर आजम साहब? वजीर आजम को यही कहना चाहेंगे, उम्मीदें बड़ी थी लेकिन अभी तक आप किसी पे पूरा नहीं उतरे। उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, नहीं उतरे। लेकिन उम्मीदों पे अगर पूरा उतरना हो, वोट आपने दिया, उनको याद दहानी तो करवाएं आप, याद कि क्या क्या आपने उनके लिए सोचा था, वो आएंगे तो ये चीजों की बेहतरी आएगी। और मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? हमें सबसे ज्यादा अपनी स्पोर्ट्स का ही था कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, तो वो बाकी किसी चीज को ना सही लेकिन स्पोर्ट्स को जरूर ऊपर लेके आएंगे। लेकिन यकीन करें कि इससे ज्यादा पहले हमारे मैचेस होते थे, पहले हमें ज्यादा फैसिलिटीज मिलती थी, अब तो ना मैचेस देखने को नहीं मिल रहे, खुद ही घर में दीवारों के साथ नहीं हम लोग जैसे खेलते, यही हिसाब है। तब्दीली पसंद आई आप? नहीं, ये तब्दीली वैसे है तो तब्दीली ही, बाकी लेकिन ये तब्दीली नेगेटिव सेंस में है। जो पॉजिटिव सेंस की तब्दीली कहा जा रही थी वो तो हमें नजर नहीं आई, मामला बेहतर होने की बजाय बिगड़ते लेकिन हुए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, फिर भी उम्मीद है कि चलें, फिर भी हम दुआ गो हैं कि चले अल्लाह करे आगे बेहतर हालात हों। चले कुछ हालात भी पाकिस्तान के ऐसे थे कि चलो मैनेज करना मुश्किल था, आगे अल्लाह से दुआ कि चलो बेहतर हों और वजीर आजम भी कुछ करे हमारे लिए। चलें जी, हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मामलात को बेहतर करें और हमारे वजीर आजम पाकिस्तान वो सियासत से थोड़ा हट के जो बेहतरी है उसकी तरफ भी तमाम तर चीजों को लेके आए। स्पोर्ट्समैन्स और फनकार हों, अदाकार हों, राइटर हों, इन सबकी सपोर्ट मुझे जो देखने को मिलती थी वो इमरान खान के साथ ही थी, लेकिन अब तमाम के तमाम काफी मायूस नजर आते हैं। उनका कहना था कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तनजली की तरफ जाना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी कुछ साल हैं उनके, देखते हैं बेहतर करें, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर ये मामला बेहतर हो सकेंगे नहीं, ये तो अब इमरान खान साहब के लिए दुआ गो हैं, इंशाल्लाह बेहतर ही होंगे। जी बेहतर होंगे। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ नाजिश मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। नाजिश, हैंडबॉल और बास्केटबॉल आपने खेली, बहुत सारे मुल्कों के अंदर टूर भी किया आपने, कोई बहुत सारे वाकयात ऐसे मज़ाहिया वाकयात होते हैं या यादगार वाकयात होते हैं जो कि बंदे के जहन नशीन हो जाते हैं, यादाश्त बन जाती है, और जब भी उस हवाले से गुफ्तगू करता है तो बड़ा एंजॉय फील करता है। आपके साथ कोई इस तरह का वाकया पेश आया इन 5 टूर्स में? कोई इंडिया के साथ खेलते हुए कोई उनके साथ यादगार तो नहीं है, थोड़ा रिसेंटली ये हुआ था, सैफ गेम्स में गए थे हैंडबॉल के लिए, तो मेरी सिस्टर मेरे साथ ही थी, तो हमारा फाइनल चल रहा था और लास्ट सेकंड मिनट थे, कोई 50 सेकंड मिनट्स थे, तो हमारी लीड थी, हमारी 3 गोल्स की लीड थी, तो सैरिश को चोट लगी, नाक पे चोट लगी थी, इसके फ्रैक्चर हो गई थी इसकी नोज, तो उसकी वजह से हमने लूज किया था वो मैच। वो बहुत ज्यादा हार्ड था और बहुत ज्यादा दिल को लगी वो सबसे ज्यादा जीत भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम। तो इस हवाले से सैरिश से भी पूछते हैं, सैरिश किस तरह से चोट लगी आपको और क्या मामला पेश आया था? मामला ये कि उनको पता था इनकी मेन स्कोरर नहीं, तो उन्होंने टारगेट इसी तरह किया हुआ था, तो ये था कि हमारी लीड चढ़ी थी, बड़ा अच्छा चल रहा था सारा कुछ, लेकिन आज पे चोट ऐसी लगी, मैंने बड़ा कहा कि मैंने नहीं जाना बाहर, लेकिन वो ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो उसमें अलाउ नहीं होता आप खेल सकते हैं भाई, उस दौरान मुझे बाहर आना पड़ा। तो हमारे पास चेंजिंग इतनी नहीं थी, हमारी 5-6 दिन की ट्रेनिंग थी जो हम करके गए थे, हमारे पास चेंजिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन गई उसके बाद फिर वो चीज़ मैनेज नहीं हुई, उसके बाद मैं आके दोबारा वापस गई हूँ, लेकिन वो उतने सेकंड में वो चीज़ उतर गई, लेकिन वो इतना कि हम लोग डिसहार्ड हुए कि हम लोग यानी हिस्ट्री में हमने अपना नाम बना लेना था अगर हम आज मेडल उठा लेते गोल्ड, लेकिन ये कि वो हमने बहुत अभी तक हमें वो चीज़ भूलती नहीं है कि हमने वो लूज किया मैच और मिली सेकंड्स में आपने 3 सेकंड में वो सारा काम हुआ। अगर आपको चोट ना लगती तो आज मामला जो हैं वो कुछ और बस वो जो किस्मत में या जो लक होती है, बस इसी तरह ही फिर प्लेयर्स को चोट भी लगती है, सारा कुछ होता है। अच्छा, बात खवातीन के हवाले से होता है ना कि पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है अच्छा पढ़े लिखे हैं, कहीं ऑफिसर लग जाएं, डॉक्टर लग जाएं, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ आते हुए थोड़ा सा होता है, उनको खदशा होता है कि इनका फ्यूचर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, आपको भी रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ ऐसे? इसी तरह ही है सभी, और अभी तक ही यही है, बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स में आने के लिए बच्चों को कहते हैं, बहुत अपना ही शौक होता है जिसका वो है। मैं आई थी तो मेरे भाई ने, अम्मी ने यही कहा था कि पास तुमने होना है स्पोर्ट्स में, जैसे मर्जी जाओ। मैं तो फिर आ गई, पहले मुझे ये था मैं स्टडी से बचने के लिए स्पोर्ट्स में जाती थी पहले तो, लेकिन जब जैसे जैसे बंदा समझदार होता है फिर पता चलता है कि स्टडी सब कुछ है, तो फिर मैंने स्टडी को अपने साथ रखा, स्टडी नहीं छोड़ी। फिर मुझे देख के ये भी इंटरेस्ट इसने भी लिया, फिर मुझे बड़ी डांट पड़ी कि खुद तो तुमने पढ़ना नहीं, इसको तो पढ़ने दो। लेकिन ये कि हम लोगों ने अपनी स्टडी साथ मैनेज रखी, हम अपने
पेपर्स के दिनों में पढ़ते थे, उसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग करते थे, अपना मैनेज कर लेते थे, साथ साथ हम पढ़ते गए और हम लोग स्कॉलरशिप पे ही पढ़े अभी तक, थ्रू स्पोर्ट्स बेस पे अभी तक हम लोग स्पोर्ट्स बेस पे हमने MSc स्पोर्ट्स साइंसेस किया है, सारा स्कॉलरशिप पे किया। अच्छा, घर की तरफ से यानी आपको स्पोर्ट है? जी, मेरे भाई बहुत ज्यादा सपोर्टिव है हमारे फैमिली में। उसके अलावा पहले बड़ी मुश्किल आई शुरू में, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्टिव थी। तो अच्छा, बात बात ऐसा भी होता है ना कि भाइयों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करता है बंदा। जी, हमने की है, काफी हद तक की। तो हमारा एक भाई है, वो बहुत जुनूनी है कबड्डी के, वही मुझे कबड्डी में लेके आने वाला। हाँ, ये चीज होता है कबड्डी में, आपको अपने से ज्यादा जान वाले बंदे के साथ अगर आप तो मैं अपने, हाँ, इसी तरह मेरे ना ताया अब्बू और दादा अब्बू थे पहलवान, तो मेरे भाई को बड़ा शौक था, लेकिन वो बस इसी तरह नहीं जा सकता, लेकिन उसको शौक था तुम जाओ। मैं उसको कहती भी थी कि नहीं, मैं इस तरह के नहीं हूँ, मेरे में इतनी जान नहीं, मैं कैसे खेलूंगी। कहता नहीं, तुमने खेलनी है। मैं उसी का करके कबड्डी में गई। फिर ट्रेनिंग सुबह सुबह जाके मैं उसी के साथ करती थी, मैं उसको मार के, उसके साथ वो मुझे मारता था, मैं उसे करके फिर आगे आती थी। फिर इसलिए मैं जब लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करती थी, मुझे मुश्किल नहीं लगता था। हाँ, क्योंकि आप अगर अपने से ज्यादा जान वाले के साथ ट्रेनिंग करके आए हो तो फिर लड़कियां आपको जो है, पाकिस्तान में मुझे नहीं किसी से डर लगता था, ना मैं किसी से यानी आराम से डर है। लेकिन ये कि जब आगे जाते थे वहां लड़कियां टफ होती थी, तो थोड़ी मुश्किल पेश आती है, वो भी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। अब शुरू में था, जैसे जैसे अब टेक्निक्स आती जा रही हैं, सारा कुछ पता चलता जा रही है, तो अब मुश्किल कम हो गई। अच्छा, जितनी मर्जी टेक्निक्स सीख लें आप, लेकिन हर एक की क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी टेक्निक होती है। जब इंटरनेशनली आप खेलने जाते हैं, वहां पे बहुत सारी नई चीजें ऑब्जर्व करने को आपको मिलती हैं, और जो दूसरी अपनी टेक्निक से खेल रहा होता है उससे भी सीखने को मिलता है आपको। इसी तरह ही। तो आप क्या कहेंगे, आपको कितना एक्सपोजर रहा आपका बाहर खेलने की वजह से? इसी तरह ये पहला जब मेरा 2014 का टूर था, तो तब टेक्निक्स तो काफी थी मेरा, यानी टीम मैंने काफी लिया हुआ था कैंप। उससे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। तो लेकिन ये कि मेरा पहला था टूर, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा ऐसे थी कि जब मैं एक रेड डाल के वापस आती थी तो ये मेरे होंठ जुड़ जाते थे, खुलते नहीं थे। मैं पानी भी पीती थी, लेकिन इतना नर्वस होती थी तब पहले टूर पे। लेकिन वो कर करके, लेकिन अब फील ही नहीं होता। अब लास्ट ईयर हमने मलेशिया में गेम्स खेली हैं, एशियन गेम्स, तो उसमें ऐसे नॉर्मली हम लोग खेल रहे हैं सारा, तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने उड़ के रेडे डाली, नहीं कुछ नहीं पता चला। लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे टूर्स मिलते हैं वैसे वैसे आप प्लेयर बनते हो, एक दो टूर से आप प्लेयर्स नहीं बन सकते। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, ईरान की अगर बात की जाए, उनका कबड्डी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, वुमेन्स के अंदर भी, वुमेन्स के अंदर भी, और अब तो मेंस के अंदर भी। हाँ, फर्स्ट इस दफा पाकिस्तान हुआ, सेकंड इंडिया और थर्ड ईरान ही हुआ। क्योंकि उनके भी काफी गबरू जवान थे और बड़ी अच्छी टेक्निक्स के साथ खेले। लेकिन अल्टीमेटली हमारा मुल्क तो फिर हमारा मुल्क है। और हमारे फैसलाबाद की मट्टी की बात की जाए, सबसे ज्यादा प्लेयर्स फैसलाबाद से ही थे। जी, सबसे ज्यादा प्लेयर फैसलाबाद है। और यहाँ तक कि इंडिया में हर बंदे को पता होता है। उन्होंने, जब मैं गई ना, तो उन्होंने मुझसे आप कहाँ के, मैंने कहा फैसलाबाद। कहते सबसे ज्यादा जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो लैलपुर के होते हैं। मैंने कहा जी मैं वहीं के हूँ। कहते फिर कुछ करके ही जाओगी। ये मुझे पहले जाते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे कह दिया। और ये बड़े प्राउड की बात होती है जब आपके वहाँ सब लोग लैलपुर को इतना जानते हैं इंडिया में कि हर बंदा इधर से वाकिफ है कि लैलपुर के जो प्लेयर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लैलपुर के नाम से जानते हैं, लैलपुर के नाम से, हाँ जी, यानी पुराना नाम। क्योंकि पुराने पंजाब की अगर बात की जाए, ये अभी तो सरहदें लग गई, लेकिन ये तमाम पंजाब जो था ये एक ही था जी। और कुछ पंजाब उधर रह गया, कुछ पंजाब इधर आ गया। तो उस वक्त कबड्डी के सारे ऑलमोस्ट लोग इधर को, फैसलाबाद को वैसे ही बहुत पसंद करते हैं उधर के लोग। और कुछ यहाँ के लोगों की जानें भी वैसी हैं और ट्रेनिंग्स भी। बिनियामीन की अगर बात की जाए, हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है और इस दफा मैन ऑफ द मैच भी जो है वो बना, और बड़ी मेहनत की उसने और मेहनत का फल जो है उसे मिला। तो वुमेन्स के अंदर भी मैं इसी तरह दुआ करूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर इसी तरह ट्रेनिंग्स की जाएं और अच्छे मैचेस खेले जाएं। आप क्या समझती हैं, आने वाले दिनों के अंदर हमारी खवातीन की टीम कबड्डी के हवाले से कहां पे स्टैंड करती है? हम जीत सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग इनको मिले? प्रॉपर ट्रेनिंग का मैं तो कहती 3 से 4 मंथ का भी हमें टारगेट दिया जाए, तो हम लोग अपना आप इंप्रूव करके दिखाएं, हम लोग बताएं कि हमें कुछ है। ये कि हमारी ट्रेनिंग कम होती है, इस वजह से सिर्फ हम लोग लूज करते हैं, इसके अलावा नहीं। क्योंकि टेक्निक्स बताना या पूरी टीम के साथ, कबड्डी की ट्रेनिंग ऐसे पूरी टीम के साथ होती है। हम जितनी दफा हमें पकड़ा जाए, हमने अपने आप छुड़वाना है, उतना ही हमें ऐसे ही पता चलता है। लेकिन एक कैंप्स वगैरह लगे तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बढ़िया कि लगे, तो फिर हम अपना आप दिखाएं। कैंप्स लगते क्यों नहीं है? 4 महीने का कैंप अगर लगा के आप वर्ल्ड कप जीते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नहीं है जी। वही तो बात कह रही हूँ कि ये सैफ गेम्स में गए हम 5 दिन के कैंप में गए हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं। और वर्ल्ड कप का वो वहां 2014 वाला जो हमारा 1 मंथ का लगा था, इसके अलावा
कोई भी टूर मंथ से ज्यादा लगता ही नहीं। क्यों, इसके पीछे क्या वजह होती है? क्योंकि उसके लिए आपको सारा सिस्टम सेट करना पड़ता है, खाने का पीने का पैसा लगता है। पाकिस्तानी जो अवाम है, वो फेडरेशन है, वो पैसा लगाने से डरती है, पैसा लगाने से डरती है और पैसा लगाने से डरती है और उम्मीद करती है कि हम लोग गोल्ड लेके आए और लेके आए। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब तक कैंप्स नहीं लगेंगे, अर्निंग नहीं बच्चों को कुछ होगी, तो वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? हर एक ने अपना सिस्टम तो चलाना होता है। जी बिल्कुल। उसके लिए बहुत सारी प्लेयर्स ऐसी भी होती होंगी जिनके आपको इल्म होगा कि वो खेल छोड़ने के बाद फिर किसी ना किसी जॉब पे लग जाती है। जी इसी और अच्छी तरह प्लेयर्स को हम जाया कर देते हैं। इसी तरह ही है, इसी तरह वेस्ट हो रही हैं प्लेयर्स, क्योंकि जब कोई आगे टूवर्स नहीं आ रहा तो उसने ज्वाइन तो करनी है ना, फिर अपना आप तो किसी तरह चलाना है ना इसी तरह। तो आपको कोई इस तरह की कुछ अच्छी प्लेयर्स का इल्म है जो स्पोर्ट्स को अब छोड़ के कोई ना कोई जॉब कर रही हो? जी काफी लड़कियां हैं जो इस तरफ गई हैं। तो अगर हम हालात को बेहतर कर देते हैं तो बहुत मामला बेहतर हो सकते हैं और अच्छे प्लेयर्स हमको मिल सकते हैं जिससे दुनिया भर के अंदर अपना नाम बना सकते दुनिया क्या, मैं कहती हूँ अगर फैसलाबाद के प्लेयर्स हो जाए तो वो ही ना किसी को पीछे ना छोड़ आने ही ना दे आगे, कि इतनी अच्छी हमारी फैसलाबाद की लड़कियां और बॉयज हैं। आप जाए ना इधर तो आपको बैठे हैं, लेकिन जब हम लोग लाहौर में खेलते हैं या जहां भी जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो गैदरिंग होती है ना वो फैसलाबाद के लोगों की होती है। वहां यूनिवर्सिटी में लगा लें, ग्राउंडों में लगा लें, सबसे ज्यादा प्लेयर फैसलाबाद के होते हैं। तो फैसलाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं है, फैसलाबाद में कोई चीज नहीं दी जाती, ना कोचेज है, ना ग्राउंड है, कुछ भी नहीं। और लाहौर देख लें कितना इंप्रूव उन्होंने किया है, उन्होंने अपना ग्राउंड है, कोचेज है, हर चीज है, नर्सरी उन्होंने स्टार्ट की है बच्चों की। यानी आपका कहने का मकसद है फैसलाबाद से बेहतर सहूलियत लाहौर में दी जाए। लाहौर है, इसीलिए तो सब लाहौर जाते हैं। अब हम लोग अपना इधर हमारे स्पोर्ट्स साइंसेज BS हमने करना था, तो कहीं भी फ्री शिप ही नहीं थी, तो हम लोग उसी वजह से लाहौर गए, उधर हमने अप्लाई किया या उधर सब कुछ सिस्टम सेट हुआ। तो इधर है ही नहीं, स्पोर्ट्स बेच पे बच्चों को बुलाना चाहिए या स्पोर्ट्स के कोई तो मुनक्कद कराने चाहिए, छोटे मोटे टूर्नामेंट। उधर इतने क्लब बन गए, इतना कुछ यानी स्टार्ट हो चुका है सब कुछ, तो आस्ता आस्ता कहीं पहुंच ही जाएगा। इधर कुछ स्टार्ट ही कम हो रहा है। बच्चों की नर्सरी स्टार्ट हो गई है, हैंडबॉल की, बास्केटबॉल की, हॉकी, फुटबॉल, क्लब बन गए, इवनिंग मॉर्निंग, इसी से ऊपर नर्सरी जाएगी, ऊपर आएगा तो टैलेंट बाहर आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपसे कुछ कम एज की लड़कियां भी होंगी जो इस खेल की तरफ आना चाहती हैं, उनको आप ट्रेनिंग देती हैं, कोई गाइड करती हैं? मैं अक्सर अपने से जूनियर बच्चों को काफी गाइड करती हूँ और मेरे स्टूडेंट भी कुछ हैं इस्लामिया कॉलेज में। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी तो उधर इंटर के बच्चों को गेम करवाती थी साथ, तो अपने से जो छोटे बच्चे हैं या अपने से जो जूनियर है उनको साथ लेके चलते। अच्छा, शुरू में तो लड़कियों को काफी प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनल टूर्स करके आई, नाम बन गया इस खेल के अंदर, तो वालिदैन के लिए फख्र का मुकाम तो बनती होंगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पहले तो बहुत मुश्किल है और सबको ही आती होंगी, हमें भी उसी तरह शुरू में आई, लेकिन जब हमने अपना नाम बना लिया, अपनी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लिया, इतने टूर्स हैं, जॉब भी है, सब कुछ है, तो फिर लेकिन ये कि एक कहते हैं ना परेशानी के बाद आसानी है, तो वही सिस्टम है। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद रिजल्ट। और ये बड़ी बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर जहां पे खवातीन जो हैं वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती, इसके बावजूद आपने इतना नाम जो है अपने लिए पैदा किया और अपना सिक्का मनवाया, लोगों को बताया कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो दुनिया भर को उस टैलेंट से अपने आप को मनवाया भी, अपना नाम भी बनाया और खासकर अपने वालिदैन के लिए फख्र का मुकाम बना। तो आज वो बड़े प्राउड करती होंगी कि हमारी बेटियां जो हैं वो इंटरनेशनल टूर्स करती हैं और बहुत अच्छी स्पोर्ट्स वुमेन्स है। सभी पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है अगर अच्छे से करें तो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं हम लोग की है, ठीक है, हर जगह ही बुराई भी है, अच्छाई भी है, लेकिन ये बंदे पे खुद होता है उसने कैसे करना चाहिए, तो सब कुछ बिल्कुल। और आपकी सेहत पे बड़े मुस्बत असर पड़ते हैं इस पे, वैसे भी कोई नेगेटिविटी आती नहीं है मेरा ख्याल, अगर बंदा आजकल क्योंकि बच्चे देखने को ऐसे मिलते हैं जो कि नशे की तरफ, सिगरेट्स की तरफ जाते हैं। अगर स्पोर्ट्स की तरफ उनको रागब कर दिया जाए तो मेरा ख्याल बहुत टाइम ही नहीं मिलता सर में खुजली करने का, तो वो क्या मिलना। बिल्कुल, और टाइम ना मिलने के साथ साथ सेहत के हवाले से बड़े मुस्बत असरात हैं जो कि उनके ऊपर पड़ते हैं। जी आप स्पोर्ट्स के बॉयज देख लें, गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं, बॉयज देख लें बिल्कुल भी ऐसी मंशियात में मुनव्विस नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं है, और ये अच्छी चीज है, स्पोर्ट्स में आना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बंदे होते हैं, जो एथलेटिक्स में होते हैं, उनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है कि अच्छी डाइट इस्तेमाल करें, इससे उनकी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। उनका नशा उनकी डाइट होती है। जी बिल्कुल। तो आप डाइट क्या यूज करती हैं रोजाना? हम लोग डाइट तो अभी तो नॉर्मल ले रहे हैं जिस तरह होती है रूटीन में, दूध वगैरह लेते हैं रेगुलर, दूध वगैरह या फ्रूट वगैरह, बाकी नॉर्मल ही चीजें। लेकिन कि जब हमारे कैंप्स लगते हैं तब हमने जाहिर बात है डबल ट्रेनिंग करनी होती है, फिर उस हिसाब से डाइट लेते हैं। आम दिनों में इतनी खास हम लोग नहीं लेते। हर एक की इंस्पिरेशन होती है, कोई ना कोई उसे सोच के इंसान किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचता है। आप दोनों की इंस्पिरेशन कौन था? हमारी इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन मेरी सिस्टर थी। मैं अपनी सिस्टर को देख के आगे आई हूँ। ये मुझे नहीं चाह रही थी कि मैं इसको लेके आऊँ।
स्कूल में इसको देख के मेरा शौक बढ़ा, कॉलेज लेवल से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इसके साथ ही ट्रेनिंग कोचेस कह रहे थे अपनी सिस्टर को लेके आओ, ये कहती नहीं घर से परमिशन नहीं है, घर वाले कहते थे आपको नहीं लेके जाना, एक चली गई है दूसरी को नहीं लेके जाना, आप स्टडी करो। मेरा शौक था गेम में आना, अपनी सिस्टर की तरफ देख के मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। इसने ही मुझे सिखाया है, कोचेस ने कम सिखाया, मेरी सिस्टर ने मुझे ज्यादा सिखाया है। सरिश, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मेरी इंस्पिरेशन मुझे ना मेरा भाई था। मेरा भाई कबड्डी खेलता था तो उससे बहुत शौक था, लेकिन कुछ हालात या कुछ इस तरह था जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सका। तो लेकिन उसका शौक था कि मेरी बहन आगे जाए, क्योंकि मैं वैसे गेम्स वगैरह करती थी, तो उसका था कि जाना जरूर है आगे और इसी गेम में जाना है और नाम बनाना है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो नाज़िन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़िन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ आज सहरिश और नाजिश मौजूद हैं, जो कि बास्केटबॉल की प्लेयर्स भी हैं, हैंडबॉल की प्लेयर्स भी हैं, और इसके साथ साथ कबड्डी की प्लेयर खास तौर पे सहरिश हैं। तो कबड्डी के हवाले से हमारे शहर फैसलाबाद के लोग इस चीज को, इस खेल को बड़ा पसंद करते हैं। तो सहरिश की तरफ चलते हैं। सहरिश, पंजाब के अंदर खास तौर पे इस खेल पे काफी तवज्जो दी जाती है, और अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही नहीं, दुनिया भर के अंदर यह खेल मकबूल हो चुका है। एक वक्त था जब इस खेल को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब जैसे ही इसका वर्ल्ड कप होना शुरू हुआ है तो लोगों ने अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार इस खेल के साथ किया है। तो जब आप इस कबड्डी के खेल को खेल रही होती हैं, बहुत सारी ऑडियंस भी वहां पे मौजूद होती हैं जो कि अच्छा खेल परफॉर्म करने पे बड़ा चीयर करती हैं आपको, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, इसी तरह ही है। अगर क्रिकेट के बाद कोई चीज इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान में तो वो है कबड्डी। यानी हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट ही थी जो सबसे ज्यादा ऊपर थी, जिसको ज्यादा लोग देखते थे, लेकिन क्रिकेट के बाद ये कबड्डी है जिसको लोग अब ज्यादा शौक से देखना शुरू हुए। और फैसलाबाद में भी और पूरी वैसे भी पूरी पाकिस्तान में अब इसकी काफी मकबूलियत हो गई और काफी जगह से प्लेयर अच्छे निकल रहे और काफी अच्छा लगता है। जब अच्छा खेलता है इंसान तो अच्छा लगता है, लेकिन खेल खेल के ही सीखता है और अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। जब खेलते हैं तो अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। आपको किस खेल को खेलने के बाद सबसे ज्यादा एंजॉय फील करती हैं आप? बास्केटबॉल को, हैंडबॉल को, कबड्डी को? मुश्किल सवाल है। खेलते सारी बात है, जो प्लेयर्स होता है उसके लिए तो सब भी होते हैं, लेकिन ये कि मेरी फेवरेट जो गेम थी वो बास्केटबॉल थी। लेकिन ये कि फिर उसके ना आगे टूर्नामेंट हुआ ना उसके आगे कोई अचीवमेंट थी, यानी कुछ आया ही नहीं, उसके मैचेस बिल्कुल ही नहीं। अब 2016 के बाद उसका अभी तक कोई इंटरनेशनल टूर आया ना कोई मैचेस है। सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक हमने खेला और उसमें हम लोग गोल्ड ही रहे हैं। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से हम 4 साल गोल्ड रहे हैं बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल वगैरह में, लेकिन उसके अलावा मैचेस नहीं हुए इंटरनेशनल। कबड्डी को इसकी भी निस्बत देखा जाए तो इसमें फ्यूचर काफी अच्छा नजर आता है। काफी अच्छा है और है भी काफी अच्छा भी, यानी जब मैचेस होते हैं तो अच्छे होते हैं और आते भी हैं। साल 2 साल बाद मैचेस इसके इंटरनेशनल टूर लग जाता है कबड्डी का। तो आपने कभी नाजिश को नहीं कहा कि कबड्डी की तरफ आए? नाजिश कहती है कबड्डी तुम ही खेलो, कबड्डी में। कबड्डी बड़ी टफ गेम है, टफ गेम है, डर लगता है, उसमें चोटें लगने का बहुत डर रहता है, लेकिन अगर टेक्निक से खेले तो नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये इसको इस चीज का है कि नहीं, बास्केटबॉल हैंडबॉल मेरी बड़ी अच्छी गेम है, मेरी वो ना खराब हो। तो नाजिश, इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है कबड्डी की तरफ जाने का? नहीं, मेरा हैंडबॉल है, हैंडबॉल मेन गेम है और इसी में मेरा फ्यूचर है। ये हो सकता है ना, समटाइम होता है कि फेम अगर ज्यादा मिल रहा हो सहरिश को तो नाजिश का भी दिल कर पड़े कि मैं भी अब कबड्डी की तरफ चलूं, क्योंकि पहले भी इंस्पिरेशन आपकी बहन ही थी आपकी। जी, सहरिश अच्छा खेलती है, मुझे डर लगता है कबड्डी से। हैंडबॉल मेरी मेन है और मैं हैंडबॉल में ही करूंगी अपना। तो सहरिश, आपने कभी नहीं कहा कि कबड्डी की तरफ आओ? मैंने बड़ा कहा है, मैं तो कहती हूँ, वो कहती नहीं कबड्डी बड़ी मुश्किल गेम है। थोड़ा सा मैंने इसको अपने साथ लेके गई थी, देखा भी है, कहती नहीं कबड्डी बहुत डिफरेंट है, हैंडबॉल बॉल्स गेम्स के अलावा बहुत डिफरेंट है, इसमें इतनी मार कुटाई मैं नहीं ये खेल सकती। तो आपने कभी इनको कहा हो कि ट्रेनिंग करें साथ? अगर तो ये करती है ट्रेनिंग मेरे, मैं इसी से और भाई के साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ घर में, या मेरे कैंप से पहले जाने से पहले मैंने ट्रेनिंग करनी हो तो इन्हीं के साथ करती हूँ। मुझे अच्छा खासा पकड़ती, लेकिन ये कहती कि ग्राउंड उधर करना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, ये अंदर का डर भी होता है ना बात बंदे का, कि खेल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन अंदर के डर की वजह से ग्राउंड में जाके परफॉर्म करने में बड़ी मुश्किल। वैसे भी वो पता कि एक बंदे का जिसमें बना होना बहुत अच्छी है, फिर एक में शुरू से स्टेप लेना तो और जरा मुश्किल होता है। इसका अब ये है कि ये इंटरनेशनल माशाल्लाह हैंडबॉल में ये पाकिस्तान की बड़ी अच्छी प्लेयर है, उसके बड़े अच्छे टूर है, तो ये है कि इसका कह रही मेरा इतना अच्छा नाम बना, मैं क्यों अभी कबड्डी में टांग रहा हूँ, बस ठीक है। तो वो नाम तो आपका भी बहुत अच्छा बना था, इसके बावजूद आप कबड्डी में आई हो? मैं कबड्डी में थी, मेरी मेन गेम, लेकिन कबड्डी फिर काफी अरसा नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मेरा ऑर्डर्स हो गए हैंडबॉल में, वापदा में। तो अभी रिसेंटली हम लोग दोनों साउथ एशियन गेम्स में हैंडबॉल में दोनों गई थी। अच्छा, इज दैट पॉसिबल कि एक शख्स जो वापदा की तरफ से खेल रहा है कबड्डी का, वो दूसरे ही डिपार्टमेंट से हैंडबॉल का प्लेयर और तीसरे से बास्केटबॉल का, तीनों डिपार्टमेंट से प्लेयर ले रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप पे बैन हो जाएगा।
आप एट अ टाइम या बल्कि साल में एक ही डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, उसी से खेल सकते हैं। अगर आपने दूसरे में जाना तो आपको एनओसी सारा कुछ लेना पड़ता है, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है, ऐसे नहीं आसान नहीं होता। एनओसी अगर मिल जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हाँ, हैं। और एनओसी मिलता नहीं है, कोई भी अपना डिपार्टमेंट अपना प्लेयर छोड़ता नहीं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी प्लेयर ऐसा है जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से खेल रहा हो? काफी जगह हो जाती है 2 नंबरी, लेकिन ये कि जो अच्छा प्लेयर हो सब जानते हैं वो नहीं कर सकता, जिसको सब जानते हैं। और हर डिपार्टमेंट की ख्वाहिश होती है कि कोई अच्छा प्लेयर है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तरफ से खेले। जी, तो इसी यही बता रही हूँ कि अब हम लोग वापदा से हम लोग सोच भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते, अगर चाहें भी तो जा भी नहीं सकते। अच्छा, आपका एक होता है ना कि आपको जगह मिली वापडा के अंदर, आप इसलिए चले गए। इससे हटके कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपकी अपनी ख्वाहिश है किसी डिपार्टमेंट में जाने? मेरी अपनी ख्वाहिश वापदा ही थी, लेकिन मुझे ऑफर ज्यादा आर्मी नेवी वगैरह से ही आई थी। लेकिन ये कि मुझे वापडा ने बहुत पहले, मैं यूनिवर्सिटी में थी तब से ही उन्होंने मुझे उधर से ले लिया था कि नहीं ये बच्चे हमने लेने, तो हमारी डिग्री बाद में कंप्लीट हुई, पहले वापडा ने हमें ले लिया। ठीक है, वापडा की तरफ से क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं आपको? वापडा की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह में सब फैसिलिटीज, कैंप लगाए जाते हैं तब भी कोचेज वगैरह अपना 100% देते हैं और बहुत अच्छे हमें वो कोचेज प्रोवाइड किए जाते हैं। कैंप का सिस्टम तब बड़ा अच्छा होता है जब गेम्स आती हैं तब, उससे पहले नहीं। तब कोचेज ग्राउंड हर चीज हमें अवेलेबल की जाती है, पे वगैरह हमारा सिस्टम सारा ठीक है। लेकिन बहुत सारी प्लेयर्स तो हमारे ऐसे भी है ना कि जिनको डिपार्टमेंट अगर नहीं लेता लेकिन वो अच्छा तो परफॉर्म कर रही होती हैं, अलाउंसेस नहीं उनको महीने के मिलते। कुछ प्लेयर्स काफी हैं ऐसी जो डिपार्टमेंट में नहीं है और वो कुछ भी नहीं ले रही, लेकिन एक अपना टाइम वेस्ट नहीं ना करना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए। ये एक टाइम होता है लिमिटेड, 25 ईयर्स शायद लिमिट है अदारे की भी, तो उस अदारे में उस टाइम में जाना चाहिए, उसके बाद फिर उनको भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, इन फ्यूचर आपके क्या गोल्स हैं? इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारे गोल पहले से ऑपरेशन कराना, छोटी कैपेसिटी का था, के लिए आप इस कैपेसिटी उन्होंने एनहांस की है, आने वाले इसकी दिनों के कैपेसिटी अंदर ज्यादा। टूर्नामेंट्स आ रहे हैं आपके जिनमें परफॉर्म करेंगे आप? अभी तो नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि सर से बात हुई थी कि इंशाल्लाह 2-3 माह तक इंशाल्लाह करवाएंगे। नेशनल्स है, नेशनल्स करवाएंगे। नेशनल स्टार्ट है पाकिस्तान में, ऑल पाकिस्तान नेशनल्स है। ठीक है, नेशनल में आप भी नाजिश हिस्सा लेंगे? हैंडबॉल में, हैंडबॉल में हिस्सा लेंगी, बास्केटबॉल में क्यों नहीं? बास्केटबॉल मेन गेम हैंडबॉल है। मेन गेम एट अ टाइम आप एक गेम कर सकते हैं। अच्छा, हैंडबॉल में दिन भर में ट्रेनिंग कितनी देर करती हैं आप? सुबह 6 से 9 o'clock और शाम में 3 और 6 o'clock। ठीक है, यानी जी। तकरीबन 6 घंटे घंटे आप रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग करती हैं। और ये और एक लंबा- अक्सर मोस्टली सेशन बड़ा भी हो जाता है, 4 घंटे का भी हो जाता है। अच्छा, कोरोना की वजह से जो एथलीट्स हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा? ट्रेनिंग हो नहीं पाई और हाँ। बड़ी गेम पीछे चली जाती है। जी, इसी तरह ही क्या हुआ, काफी करेंगे? गेम पीछे गई है, घर में सबने किया लेकिन वो चीज नहीं होता जो ग्राउंड में होता है। काफी लोग गए, लेकिन ये कि ये हमारा तो नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान हुआ है, तो सब पूरी साथ दुनिया है। का लेकिन बल्कि। इंशाल्लाह जब अभी तक कोई गेम का पता नहीं चल रहा, अगर यानी टूर्नामेंट नजदीक हुआ तो कर लेंगे कवर, प्लेयर्स कर लेंगे इंशाल्लाह कवर। अच्छा, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, काफी अरसा, जैसे आप कह रहे हैं 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई कैंप नहीं लगा और ट्रेनिंग नहीं हो पाई। जी। तो अभी डिपार्टमेंट को इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए और कैंप्स लगाने चाहिए, क्योंकि कोरोना की वबा किसी हद तक कंट्रोल हो गई है। जी तो अगर आप एक खिलाड़ी को ज्यादा देर तक बंद रखेंगे तो वो भी जंगलूद हो जाता जी, है। इसी तरह ही। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इसी तरह हमने तो कोचेस से बात की, वो कह रहे हैं कर लेंगे, बाकी घर में जितना हो सकता है हम अपनी करते हैं ट्रेनिंग। अच्छा, इंटरनेशनली अगर देखा जाए, हैंडबॉल की बात की जाए तो बहुत सारी अच्छी प्लेयर्स होंगी। आप किसको देख के सीखती हैं? कोचेस तो आपके सिखाते हैं आपको, जी। कोई टीवी के ऊपर, नेट के ऊपर, या किसी कंट्री की बहुत प्लेयर हो कोई ऐसी जो आपको बड़ा नाजिश जी। फैसिनेट करती हो, तो आप उसे देख के टेक्निक सीखते हो उससे? जी। कौन सी प्लेयर हो? ब्राजील की प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स वो खेलती हैं, उनकी तरफ देख के इंस्पायर होते हैं। ब्राजील की प्लेयर्स ब्राजील आपको की अच्छी बहुत लगती अच्छी हैं? player उनके हैं, पास जी। टेक्निक्स अच्छी हैं? बहुत अच्छी हैं। और कभी कोचेस, टेक्निक, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, नेट पे उनको सर्च करते हैं? जी, उनको लाइक किया हो ना तो उनकी ट्रेनिंग देख के फिर खुद करते हैं। अच्छा, नेट के ऊपर यानी आप उनकी ट्रेनिंग को भी फाइंड आउट करते हैं, जिस जी। तरह से वो ट्रेनिंग कर रही हैं उसी तरह आप फिर ट्रेनिंग करते हैं जी। आप। अच्छा, 5 मुल्कों के अंदर आपने टूर किया, सबसे ज्यादा मजा आपको किस मुल्क के अंदर आया टूर करने का? इंडिया। इंडिया। अरे, हर बात में इंडिया जो है इंडिया, आपको- बस इंडिया। इंडिया के लिए जोशो जज्बा ही और होता हाँ, है। इंडिया। वहां पे जाके बंदा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मैच हाँ, जीतने के लिए हाँ, जाता है। मैच जीतने के लिए। और मेरे ख्याल बाकी भी सबसे खेलते हैं लेकिन वो चीज आती नहीं है, पता नहीं ऑटोमेटिकली आती नहीं है। इनके साथ कुछ और ही चीज सिस्टम वाकई जुड़ा होता है कि नहीं कुछ करके जाना है। बाकी आवाम भी, ऑडियंस का भी यही होता है, इंडिया से जीतना है। और अच्छा, कुछ- बात बात ऐसा होता है ना कि इंडिया के अंदर अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ज्यादा ऑडियंस उनकी बैठी होती है जी, और इसमें बड़ा वो नारे लग रहे होते हैं, इसका बड़ा शोर difference शराबा होता है, होता है, उससे डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है प्लेयर। जी। आपको कोई इस तरह के मामला पेश आए?
होता है, इस तरह होता है जिसकी ऑडियंस ज्यादा हो उसको ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं या उसको ज्यादा हौसला होता है। लेकिन ये कि जब हमने खेलना हम नहीं देखते, हमने अपनी जो सीख के गए हैं वो पूरा अप्लाई करना है। और इतने शोर गुल के बावजूद अगर आप उनको हरा दें तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंसल्ट की बात उनके लिए होती है और ये बड़े फख्र का मुकाम हमारे लिए होता है। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर जब आप जाके खेले टीमों के साथ दोस्तियां भी हो जाती हैं, सबसे ज्यादा दोस्तें आपने किस मुल्क की जो खिलाड़ी हैं उनके साथ बनाई? दोस्ती हम लोग बहुत कम करते हैं, हम सिस्टर भी आपस में दोस्त हैं। ठीक है, बहुत ट्रेनिंग कम। भी इकट्ठे? ट्रेनिंग भी इकट्ठे, स्टडी भी इकट्ठे, गेम्स भी इकट्ठे। हमारी पाकिस्तान में भी कमी है, यानी हम लोग इतनी फ्रेंड्स नहीं बनाते। ठीक, सबके साथ इस्लाम दुआ बहुत अच्छी है सबसे ज्यादा, लेकिन ज्यादा हम लोग आपस में रहते हैं। सबसे बेहतरीन कोच आज तक आपको कौन से मिले? कोच तकरीबन अच्छे ही मिले हैं, या पता नहीं, कहते ना जो इंसान अच्छा है उसको अच्छा ही मिलता है। तो हमें अभी तक गाइड करने वाले, रास्ता दिखाने वाले, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी से लेके अब डिपार्टमेंट तक अभी तक सारे लोग अच्छे ही मिले हैं। चलें जी, हम अच्छा रास्ता दिखाया। ख्वाहिश करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह ट्रेनिंग जारी रखें और मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। सहरिश और नाजिश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।